लोग आ जाओ, घर पे आके खा लो। सही है ना? तो मैंने कहा तो वो चेतुनी दे दूंगा मैं, जैसे बना अभी तो आटा गूंद के रखा है, कैसे प्रूफ होता है क्या होता है। ठीक है ना? मैंने कहा तो वो चेतुनी बस दे दूं। ओ तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा शादी को भी मैंने बोल दिया मैंने उसको। ठीक है ना? तो मैंने कहा बनाऊंगी और देने आऊं तो वो जायका ही नहीं है, वो गरम गरम बना के देगी तो खा लेंगे सब। वो पूरी फैमिली ठीक है ना? ठीक है ना? 3 बड़े पिज्जा बन जाएंगे, बस वो बना लेती है, नई रेसिपी ट्राई की है इसने। ठीक है ना? हाँ माँ, ताल का स्लो कर देना। मुझे दाल का चूरमा स्लो कर दे। ठीक है ना? चल अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जा, कब से पोछे लगा रही है जा। बहुत तेज बढ़ गई, बहुत परेशान। वो पेरेंट्स सुन ले। पूछ ले, अबू ने बोला मिनिस्टर से सबसे बात कर रहे हैं हम लोग। ये तनख्वाह बढ़ा 55% टैक्स। देख, वो 55%। हाँ, आधी होगी। आधी होगी तनख्वाह। देख, सारी लोग 10 लाख। 10 लाख कम में मिल न्यूज़ गई, यही तो फाइनली कर देती। ये साधु बारी ने शोर नहीं बोल रही टाइप थी, 4 तक टाइप। अब मुझे नहीं दे। बगल नहीं बोल की करते तुम ना लोग काम करते रही सबके लगते हैं। अभी। ये मेहनत तेरे पूरी जान कर पूरा फील कर दिया। मेरे इतनी मेहनत बहुत मारी है मैंने। खेले में क्या फिर कुर्सी आगे पीछे, लेकिन कैमरे के फर्क से वो लगता है ऊपर है नीचे। क्या ये मैंने नहीं देखा लंदन में। बोला ये बहुत ज्यादा डिमांड आती है, इसकी 3-4 महीने पहले टिकट करानी पड़ती है। महंगा भी होगा। क्या क्या महंगा भी होगा। क्या ये होगा क्या हैरी पॉटर का स्टूडियो लंदन में। फिल्म स्टूडियो नहीं बोल रहा कि सारी फिल्म में भर्ती होगी ना फिर। मेरे लिए बना दे। बोलिए हमारे सिर्फ फ्रेंड बहुत बड़ी है। मेरे बेटा अफरा, मेरा नाम सुन लेना थोड़ा सा, बिल्कुल फैमिली कहेंगे। पता नहीं ले मुझे क्या है अफरा। तेल डाल के फिर फ्रेंड फ्राई कर दे, कब से बेचारी काम कर रही है। हाँ ना अम्मा। जा रख दे। हाँ बस मैं वाला मेरे पटा के पैसे भी क्या करो तो मैंने वाला मैं पहले ये दूसरी तरफ पटा दे। हाँ, मुझे बात कितने पैसे लिए थे उनसे? 210 किसी ने उड़ा दिया, मैंने उसको ऐसे नहीं मिली क्या। तो ले लेते आपको तो उसको आइसक्रीम क्यों दे, वो नहीं देगा तो। मैंने बोलूंगा, मैंने पैसे मैं बोलूंगा ना उसको पैसे मिले खुद दे देता ना, उसके हाथ में क्यों दिए तूने? दे देगा। हाँ, नहीं देगा, अगर नहीं देगा तो खैर मैं बोलूंगा उसको किधर गए पैसे। अभी आवाज यहाँ से बिल्कुल मौसम में दे देते, मेरे को मिलेंगे ना बिल्कुल। हाँ कोई बात नहीं, तूने खिलाया भी है ना, भले और इन्होंने को तो एक डब्बा फ्री दिया था और उसको भी मैंने एक डब्बा फ्री दिया। हाँ तो कोई बात नहीं, ले ले, कोई मसला नहीं। हाँ ले ले, कोई मसला नहीं, ले ले। कितनी है? 59 ओह, और 25% ऑफ है, हमारा 119 बहुत सारी चीजें। वो आपको इसलिए लेके जाओ पैसा बहुत। तुम खुद पेमेंट करते। और टिकट ये तो हमने देखा था। वही उसके अंदर है। नहीं तो ऐसा था तो सही ना, था तो सही। डायनासोर जो मैंने भेजी थी तस्वीर, हाँ तो वो डायनासोर जैसे ही था ना, आगे हो रहा था पीछे हो रहा था। वो 18 रुपए का डब्बा लाया थी, मैंने 30 रुपए का। भाई 50-50 रुपए का मिल रहा है। हाँ बस यही अपने पास रख लेते, ईदी में ही रख ले। देखो आपने ईदी में रख ले। 210 रुपए आ गए। ना जा रख ले। नहीं अपने पास रख।
अपने पास रख- आइसक्रीम हाँ अपने पास कहीं संभाल के रख ले, कोई अलमारी में रख दे, वहां पे तेरे रख लेंगे। अबू ने बोला सबसे ज्यादा खर्चा इसका, सबसे पहले इसको निकालूंगा खर्चे में। ऐसी बातें पढ़ दी है इसके लिए। पर बात तो ये पारी है ना। मुझे गाड़ी से पानी भी तो लिया था मैं इस गाड़ी से। अब मैं सारी मार को ले आई। ऐसे तो नहीं ये जो कमरे में पारी है ना, यहाँ पे बैठा था। ये कमरे की पारी है ना, उस पे बैठा था। ये ला तेरी जगह खोजो, एक बोटी निकालो, बोटी निकालो। उसको क्यों बोलते हैं भाई? 7-8 हजार दरदर आएंगे ना, मतलब एक कितना किसी और को नहीं देंगे, अपनी भाभी को दे देंगे ताकि मिलते भी नहीं। हाँ खरीदे कोई नहीं क्लास में। ये लो देखो अब आवाज साउंड आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके अच्छा जी। तो 3 टॉपिक्स हैं हमारे जो के उसमें आएंगे पेपर के अंदर, कंपनी रेशियो और कंसोलिडेशन। और इसकी अच्छी बात क्या है, इसी में से एमसीक्यूज भी बना सकता है, आपकी किस्मत है। तो ये इसका मतलब है इसका 20 नंबर का वेटेज बढ़ के एकदम 50 भी हो जाता है। क्या समझे? नहीं समझ में आया? जब ये सवाल आते हैं पेपर में, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, तो इसमें जो छोटी छोटी बातें होंगी वो एमसीक्यूज में भी आ जाएंगी। वो अलग नंबर है। सही है। नहीं ये सर सीआरक्यू ये आउटलाइन है, ये पूरे पेपर की आउटलाइन लेकिन ये पूरा पेपर के मार्क्स ग्रिड है। ये तो मार्क्स ग्रिड है। सही। कंपनी अकाउंटिंग सीआरक्यू बता रहा है। ये तीनों में से इसके बाहर से सीआरक्यू नहीं आता। ये सीआरक्यू 3 टॉपिक में से 2 आएंगे किस्मत आपकी। सही है। कंपनी अकाउंट्स के लिए स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि इस बार वो बचकाना एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगी। वो आपके स्टैंडर्ड जो 24 स्टैंडर्ड है कोर्स में, 24 स्टैंडर्ड। सही। उसमें से जो स्टैंडर्ड इसको कंपनी के लिए सुटेबल लगता है ना, कोई 5 उठाता है, कंपनी का सवाल बनाया। सही है। मतलब एक ट्रायल बैलेंस, कोई 5 स्टैंडर्ड। अच्छा, इतने साल से पढ़ाने की वजह से 3 से 4 स्टैंडर्ड जो मैंडेटरी हैं, इनके अच्छे भी ड्रॉप नहीं कर सकते, वो हमने निकाल लिए। तो हम पहले पढ़ाते हैं, वो बहुत अंदर तक जाके पढ़ाते हैं, एक एक चीज उसकी ना बिल्कुल डिटेल्ड। तो इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड के बगैर वो कंपनी का सवाल नहीं पूछ सकता, पूछ ही नहीं सकता हो। हम उस पर ग्रिप करा देते हैं बच्चे की। सही है। अब ये बात बताओ, इसके बाद जो 5वां स्टैंडर्ड है, फर्स्ट को 4 में से 3 तो उसको देने ही है, 4 हम सिखाएंगे आपको। 20 में से एक रहेगी। अब उसमें से जो है वो आपकी किस्मत होती है, वो भी निकाल ली हम कि उसमें से ये वाले उसकी फेवरेट है, ये कभी दे नहीं सकता, ये इसमें मतलब मैच नहीं करता, मतलब जब उसको पास करना होगा ना तब यहाँ से दे देगा। क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो टफ नहीं है,
इजी टू हैंडल है, इजी टू अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे अच्छे बने हुए साफ सुथरे, तो वो उसको दे के आपको पास करने के लिए मार्क्स क्यों देगा? और इसकी क्वालिटी क्या होती है? जब किसी किट के सवाल को मैं कराऊंगा ना या क्लास में, तो देखना कि उसके कितने सवाल कराए किट से, ये उसकी स्ट्रेंथ और वेटेज बता। सही। जैसे कि एक स्टूडेंट ने पूरा समझाया, मैंने किट में सवाल कराए, 2 कराए, खत्म। इससे क्या पता चला? वो स्टैंडर्ड उसके लिए फेवरेट नहीं है। दूसरी बात, स्टैंडर्ड में डिटेल ही नहीं। तीसरी बात, वो स्टैंडर्ड ऑप्शनल है। 2 तरह के स्टैंडर्ड हो दुनिया में, एक मैंडेटरी जिसके बगैर कंपनी चल ही नहीं सकती, एक होते हैं ऑप्शनल। तो मैं हर स्टैंडर्ड के शुरू में बताता रहूंगा आपको, देखो बेटा ये जो है ना इवेंट पे आता है, और ये स्टैंडर्ड कभी कंपनी का जान नहीं छोड़ता। तो कंपनी में जब इंटरव्यूज के लिए जाओगे ना, तो उन्हीं स्टैंडर्ड के बारे में ज्यादा सवाल पूछेगा जो जान नहीं छोड़ता। इतने क्रॉस क्वेश्चन करेगा ना स्टैंडर्ड्स के बारे में। इसीलिए स्टूडेंट आके कहते हैं जब इंटरव्यू आते हैं, सर वो जो क्लास ली थी ना आपकी फला स्टैंडर्ड की, घुमा घुमा के पूछे उसने, मैंने भी घुमा घुमा के जवाब दिए उसने। तो मैं रिक्रूट हो गया वहां पे, क्योंकि मुझे पता है कि इस एरिया के बगैर इंटरव्यू नहीं हो। और कुछ स्टैंडर्ड ऑप्शनल होते हैं, वो किसी इवेंट की वजह से। जैसे कि कंपनी इसलिए खुलती है कि चीजों को बेचे, हाँ, एसेट खरीदे और बेचे, इसलिए खरीदती है। या एसेट खरीद के बिजनेस करे, बिजनेस से प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट बेचे। प्लांट खरीद के प्लांट बेचेगी, क्यों बेचेगी भाई? इक्विपमेंट खरीद के इक्विपमेंट बेचेगी, क्यों बेचेगी? लेकिन क्या कभी इक्विपमेंट बेचेगी? कभी तो बेचेगी। सर जब कभी तो बेचेगी ना, तो एक स्टैंडर्ड आता है हेल्ड फॉर सेल, बेचने की नीयत। तो इसका मतलब है ये हर साल नहीं आता, ये जब आता है जब बेचने की नीयत हो, तो वो स्टैंडर्ड बीच में आता है। किसी कंपनी के किसी डिपार्टमेंट को बंद करना हो तो ये बीच में आता है। सही है। इसका मतलब ये ऑप्शनल स्टैंडर्ड है, ये कोई हर साल नहीं इस पे बीच अकाउंटिंग कर रहे बैठे। इसको कहते हैं ऑप्शनल स्टैंडर्ड्स। तो इनकी जब अकाउंटिंग देखोगे ना, तो आपको इनकी अकाउंटिंग थोड़ी हल्की लगेगी। द रीजन बिहाइंड, बिकॉज उसमें टफनेस होती ही नहीं है, कहां से लगा। लेकिन डेप्रिसिएशन आपका कभी जिंदगी में जान नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आप बताइए कौन सी ऐसी कंपनी है जो एसेट्स के बगैर बिजनेस करती है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 3 चीजें पढ़ते हैं उसमें I-16 में, इसके बगैर बिजनेस करती है, बताओ। ऑनलाइन बिजनेस है बहुत, क्या चीज? ऑनलाइन बिजनेस भी हो रहा है बहुत। हाँ देखो, ये एक डिबेट है। डिबेट किस सेंस में? अगर आप मुझसे दराज के बारे में बातें करेंगे, तो दराज की तो इन्वेंटरी नहीं है। तो वो तो फिर अभी हम पढ़ेंगे IS-2 के बारे में हल्की सी बातें, मतलब नमाज के ब्रेक के बाद मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू दूंगा, पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, ताकि आपको ये तो बताओ कि मुझे FR में पढ़ना क्या है। सही है। डिटेल में नहीं जाऊंगा किसी भी स्टैंडर्ड के, लेकिन आपके कान में डाल दूंगा, देखो बेटा ये कोर्स है, ये आपको पढ़ना है। फिर जैसे जैसे स्टैंडर्ड आते रहेंगे हम डिटेल में जाते रहेंगे उसकी। सही है। देखो इस कोर्स में स्टैंडर्ड के अलावा कुछ है नहीं, क्या करेंगे? पता ही है स्टैंडर्ड तो मैं उस स्टैंडर्ड से करूंगा जो आपका पहले जरा बूस्ट करे ना, इम्यून सिस्टम बूस्ट करे कि आई कैन डू FR ऐसे। फिर हल्के हल्के भारी वाले भी खिलाऊंगा, जो 2-2 दिन चलेंगे। एक स्टैंडर्ड 3-3 दिन चलेगा, वो जान ही नहीं छोड़ेगा आपकी। लेकिन क्या करूं सर, किट में उसके 12-12 सवाल हैं, OTQs बने हुए 2-2, ऐसी इंपॉर्टेंट मतलब 25-30 सवाल एक ही स्टैंडर्ड पे। इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ देखो तुम कितनी है, 24। उस 24 में से कुछ स्टैंडर्ड निकाल देना जिसको जिसकी जो है ना थ्योरी होती है, थ्योरी स्टैंडर्ड। चार तो कंफर्म बता दिया, 19 है, 19 में से एक है उसमें से उस 19 में से कुछ थ्योरी है, 5 के करीब थ्योरी, कोई अकाउंटिंग नहीं है उसमें, थ्योरी है। तो वो यहाँ पे बैठ के आप मुझसे डिबेट करेंगे, मैं आपसे डिबेट करूंगा, आप कहेंगे सर यूं क्यों है, ऐसा क्यों है, और आप सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उस पर थ्योरी ही MCQ बनेगा। वो समझ लो IS-8 अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोसीजर एस्टिमेट्स, IS-10, IFRS 13, और जो है आपका IS-1 प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कुछ स्टैंडर्ड है हमारे पास जो कि प्योरली दुनिया की थ्योरी स्टैंडर्ड्स हैं। सही है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इन थ्योरी स्टैंडर्ड्स को उस वक्त पढ़ाऊं जब स्टैंडर्ड पढ़ चुके, क्योंकि ये वाले स्टैंडर्ड जो है ना थ्योरी वाले, ये सारे स्टैंडर्ड्स के अब्बू जी हैं, इसलिए तो इनका नाम थ्योरी स्टैंडर्ड्स है। ये सिर्फ डिसीजन लेते हैं बस,
इनका काम कुछ ही नहीं है सिवाय डिसीजन लेने के, और डिसीजन लेके ये स्टैंडर्ड के बाद भेज देते हैं चीज को, जाओ करोगे आओ सही से। मतलब ये एनालिसिस स्टैंडर्ड्स बेसिकली, इनकी कैलकुलेशंस नहीं होती, वो वक्त के साथ समझ में आ जाएगा। हफ्ते में कितनी क्लास? 3 कंफर्म, चौथी संडे। संडे को आना पड़ेगा। देखिए अगर आपको 20 दिन पहले घर जाके अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, वैसे यहाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस हो जाए क्लास के अंदर ही, लेकिन फिर भी अपने खुद से भी पढ़ना होता है स्टूडेंट को, क्योंकि कुछ क्लास में ऐसे होते हैं मैं कोर्स खत्म होने पे पढ़ता हूँ, ऐसे होते हैं कुछ खूबसूरत से बच्चे। हाँ वो कहते हैं पहले कोर्स खत्म हो जाए फिर पढ़ूंगा, मैंने कहा फिर तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। 20 दिन में क्या करोगे तुम, जैसे तुम पहला स्टैंडर्ड खोलोगे ना, बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, बम गिर रहे हैं मेरे सर पे। ऐसे ही। आपको क्या करना है, जैसे मैं स्टैंडर्ड खत्म कराऊं ना, आपको भी खत्म करना है, सीधी सी बात है। और आपको हर दिन आके मुझसे पूछना सर मैंने आपके पढ़ने के बाद खुद पढ़ा, मैं यहाँ फंसा, पूछो। ऐसे ही क्या? आप जहाँ फंसेंगे ना, देखो प्रैक्टिस 100% ग्रास्पिंग कैपेसिटी दुनिया में किसी की भी नहीं, और जिसकी है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वाकई। वो जो सुनता है ना फौरन यहाँ बैठ जाता है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसकी लिसनिंग पावर बहुत बहुत जबरदस्त, हियरिंग उसकी क्या बोल रहा है। पाकिस्तान का नहीं है, मेरे कुछ स्टूडेंट निकले आज तक जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं बना, मुझे हैरत होती थी, वो बच्चा वाला कुछ अलग ही होता, अच्छा होता, वो आजकल बैठा हुआ कि इलेक्ट्रिक में जॉब कर रहा है। तो आखिर तक उससे रजिस्टर नहीं, हाँ उसके मार्क्स कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आए, लेकिन वो कभी भी 70s 90s से कम भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। सर एसीसी के स्टूडेंट एसीसी का स्टूडेंट, रजिस्टर ही नहीं बनाया इसने। वो कहता है मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात, मैंने भी कभी उसको कुछ नहीं किया, तो FA1 से पढ़ के वो क्वालिफाई होकर कब का कहाँ चले गया। लेकिन सब ऐसे नहीं बन सकते, सब ऐसे नहीं बन सकते, सही है। प्रैक्टिकल कैसे है? आप आज बहुत आसान है, वो बस एक ही दफा डिलीवर करता जाके पेपर में बस। कुछ नहीं करता था। मैं भी उसको बोलता था भाई तू एक्सटेम्पल ले तू, लेकिन तू तुझे रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए किसी को। सीरियसली बता दो। सर आपने मुझे दूसरी क्लास में क्या पढ़ाया, मुझे 25वीं क्लास में क्या पता होगा, जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा देखूंगा नहीं उसको। यही तो स्टूडेंट है, नहीं होता, ये बहुत जबरदस्त स्टूडेंट होता है, ये पता नहीं कितनों में से एक होता है। वो वाकई ऐसी स्टूडेंट था। वो तो कैसे दिखता था कि तुम्हारे सर देख लूंगा ना, क्या है देखने तो है तुम्हारा, देख लूंगा, तुम सब तो बना ही रहो ना, तो अगर मुझे मसला हुआ मुझे ध्यान में नहीं आया तो एक दफा देख लूंगा तुम्हारे सर, मैं क्यों बनाऊं। मैंने कहा बना लो प्लीज, नहीं बनाया उसने, आखिर तक नहीं बनाया, क्या करता हूँ, लेकिन मार्क्स उसके अच्छा है मुझे। लेकिन देखो ये हमारे लिए ना पैरामीटर, देखो बिल गेट्स हमारा पैरामीटर नहीं है। बिल गेट्स एक्सेप्शनल है, सही है, हर कोई नहीं बन सकता ना, क्या करे, कोशिश कर सकता है, बन नहीं सकता मुश्किल। 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट रीडिंग टाइम, 3 घंटे का पेपर। 3 घंटे का ही? उसमें ही बताएंगे वो कैसे करना, आपका आधा घंटा बचेगा फ्री। सही, नमाज की बात करते हैं। सर आपके नाम नहीं बताया बाहर में। तो समाज की रहेगा, लंबी रहेगी, 15 मिनट। ईद से पहले आज यही क्लास है हमारी, ओरिएंटेशन क्लास है जी। और ईद के बाद इसको हम फुल फ्लैश स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थर्सडे से, मतलब थर्सडे को ऑन हो रहा है तवानीस, तो हम थर्सडे से क्लास रखेंगे अपनी, जैसे आज हमारी थर्सडे को क्लास है वो होगी सही से फुल फ्लैश क्लास। अभी हम पेपर डिस्कशन और पेपर पैटर्न, सिलेबस में क्या है, कैसे लेके चलना है, क्लासेस कितनी होंगी, ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर।
अच्छा, कोई सवाल फिलहाल जो हमने बातें की हैं, उससे रिलेटेड है तो पूछो। ठीक, जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना कि मैं इसकी लाइव की क्लास लेनी पड़ेगी, तो रिकॉर्डेड लेंगे तो फिर सारा समझ में नहीं आएगा, वैसे भी लाइव की समझ में आता है। हाँ। 29 तारीख को मेरा पेपर है लॉ का। 29 को ना। हाँ तो सही। नेक्स्ट क्लास का पूरी ईद के बाद। थर्सडे को 20 को ना। थर्सडे पड़ा 20। 20 हमारी क्लासेस फुल क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, फिर उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये भी होता है, एक तरीका ये होता है, फिर संडे, या फिर हम कर लेते हैं ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो इसमें संडे नहीं आता। लेकिन हम कोशिश करेंगे, एक नॉर्थ कैंपस भी है वहाँ पर भी क्लास होती है असल में, तो मर्ज करके चलाते हैं उसको फिर हम। मंडे को इवनिंग देखते हैं, पॉसिबिलिटी बनी तो। असल में मंडे वेडनेसडे नॉर्मली ना F4 होती है शायद, तो पढ़ रहा हूँ यहाँ पे मंडे और वेडनेसडे। ना F4 होती है, फिर मैं ट्यूसडे उठा लेता हूँ इससे पहले कि कोई और उठा ले तो। सर ये जो डिपेंड करता है ACCA तवारीख पर डिपेंड करता है, टीचर पर डिपेंड करता है, स्केड्यूल वीकली पर। देखो, असल में मेरी और आपके डिस्कशन पे बनेगा, किसी और टीचर से क्लैश नहीं होना चाहिए, क्योंकि F9 भी पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट पहले F9 उठाना चाहते हैं, F5 उठाना चाहते हैं, उनको समझाते हैं हम लोग कि भाई अगर तुम्हारा पहला पेपर है तो FR से स्टार्ट लो। सही बात है, FR पेपर पास होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। तो मैंने F4 किया। F4 तो चलो ऑन डिमांड CP है, सही। वो तो आपको जब आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, आप पेपर की रेट लो, बैठ जाएगी। F4 तो किसी पेपर के साथ भी ले लो, लेकिन क्लियर करो जितना जल्दी हो सके ना। उसका तरीका ये होता है, अगर आप यू आर टेकिंग F4 एंड F7 ना, तो तैयारी करते रहो, फिर देखो कि FR की डेट करीब आ गई, तो अब यू हैव टू मोर फोकस ऑन FR, क्योंकि वो फिर अगले 3 महीने बाद होता है। और जैसे ही इसका पेपर दे दो, 10-15 दिन की तैयारी करो, क्योंकि गैप आता है, नया सेक्शन स्टार्ट नहीं होता दोबारा से, उसमें आप अपना F4 निपटाओ, तैयारी साथ साथ करते रहो, हो गया, मसला ही नहीं। देखा जाए तो डिस्कशन हो सकता है, डिस्कशन हो जाए तो क्या होगा, आप एक्शन डबल माइंडिंग क्यों, वो लॉ है ये FR, डबल माइंड क्यों होगा? ये बोलो आपने एक साथ 2 पेपर उठा लिए तो और 7 सब लिंक्ड है ना, F8 के साथ ऑडिट, रिपोर्टिंग का ऑडिट से तो दोस्ती है ना, क्या करें। और सबसे मुश्किल ये बोलो F5 जो है ना, वो हेल्प करेगा F9 में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। एक ऑडिट का लो तो कोई टैक्स का नहीं ले सकते कि क्या करना? वो प्रोफेशनल में होता है, और ले सकते नहीं, ऐसा कोई रॉल नहीं बनाया ऑडिट अकाउंट ACCA ने। वो कह रहा है आप सिलेक्टिव पेपर्स में से कोई भी एक इलेक्टिव कर सकते हो। अब आपको जिसकी अच्छी लगती है परफेक्शन, वो कभी ऑडिट उठाता है, कभी टैक्स उठाता है, मतलब इट बिकम्स ATX ना, ATX और AAA कहलाता है। कोई ऑडिट पे जाना चाहता तो टैक्स आएगा नहीं। क्या मतलब? ऑडिट पढ़ा, हाँ, टैक्स पे अगर कोई जॉब आई और ये आई। तो उसने ऐसा मसला नहीं है, उसने TX तो पढ़ा ना, ATX नहीं पढ़ा, सही है। मतलब उसको वैसे नॉर्मली देखा नहीं गया आज तक कि जो TX पढ़ रहा है वो ATX नहीं पढ़ता। टी मतलब टैक्सेशन का जो पेपर है F6 TX है, तो फिर वो ATX पढ़ता है, क्योंकि उसको उसमें फायदा होता है, क्योंकि वो रिपीट होता है। अब जो मेरा पेपर है ना, ये ऑप्शनल पेपर नहीं है, ये पक्का पेपर है, मतलब SBR चॉइस पेपर नहीं है। एक्सपीआर फुल फॉर्म पे। स्ट्रेटेजिक बिजनेस जो है ना रिपोर्टिंग, वो ऑप्शनल पेपर नहीं होता, ये तो मेन पेपर है इसी से। सही है, जैसे SBL है, ये ड्रॉप नहीं होता, ये 2 पेपर ड्रॉप नहीं होते। बाकी फिर पेपर जो है ना आपकी मर्जी पे होता है, कि आपको अगर F5 समझ में आ गया तो आप P5 उठाओ, क्या ख्याल है? उसमें फिर समझ पे होता है, ऑडिट समझ में आ गया, अच्छा लगा, अब AAA उठाओ, जहां आपकी सिनर्जी बन रही है आप वो उठाओ, आपको मना कौन कर रहा है, ACC ने चॉइस दी हुई आपको।
सही है सर। क्लास का मैंने सुना नहीं। देखो क्लास के बारे में मैंने कहा कि 3 क्लासेस तो वीक में होंगी प्लस एक संडे होगी, ये क्या सही है। संडे ऑनलाइन हो सकता है, उसके चांसेस ये है क्योंकि उसमें मैं वो एरिया कवर कराऊंगा जो जिसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं होगा, तो उसकी आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, उसको बार बार सुन सकते हैं, या बहुत हल्की अकाउंटिंग होगी जो कि इजीली समझ में आ जाएगी। सही है। मैं कोई भी बड़ा स्टैंडर्ड जिसके 12-15 सवाल किट में होते हैं और एक अच्छा हैवी स्टैंडर्ड है ओटीक्यूज और एमसीक्यूज के लिए, मैं कभी ऑनलाइन पे नहीं पढ़ाऊंगा, सवाल ही नहीं। मैं छोटे एरिया को निकालूंगा वहां पे सारे। सही है। तो इन क्लासेस के लिए डिपेंड करता है स्टूडेंट पे ना। अगर उसको ऑनलाइन समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग में मसला नहीं हो रहा, तो नहीं आते स्टूडेंट। फिजिकल में बस एक फायदा ये होता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन जरा लाइव हो जाता है, और ऑनलाइन वालों में ये होता है कि वो भी कर रहे होते हैं सब साथ साथ, लेकिन सवाल पूछते हैं, कभी कभी वो सवाल रह जाता है। सही है। और अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप ना ब्लेंड रख लो, कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो यू हैव एन ऑप्शन टू टेक ऑनलाइन ना, तो आप उसको हैबिट नहीं बनाओ। क्या ख्याल है? मतलब कंपनी में कोविड के अंदर कुछ लोगों की आदतें बिगड़ी भी हैं और सुधरी भी हैं। बिगड़ी क्या है सर, मैं घर से ले लूँ सर, वर्क फ्रॉम होम सर, घर पे लेटे लेटे काम जो होता है ना वो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया था, और मैं काम खराब कर रहा हूँ तो आप पकड़ लें मुझे। तो आदत बिगड़ना बोलते हैं इसको, आदत सुधारना नहीं कहते। वो एक ऑप्शन था, लोगों ने अवेल किया, लेकिन अब वापस आ जाओ भाई। कुछ लोगों को सूट कर गया, कुछ बिजनेसेस को सूट कर गया, तो वो अलग मसला है। लेकिन कंपनी में आपको हमेशा फिजिकल अपीयरेंस का ही फायदा होता है। सही है। अच्छा जी, बहरहाल अब तक की बात में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर ये CQR 1 ईयर का बताया, 1 ईयर समझ में नहीं आया कि 1 ईयर रिलेटेड। अगर मैंने आपसे 2024 के बारे में पूछा ना, फर्ज करो, तो सारे स्टैंडर्ड के आंसर 2024 के ही चाहिए। 25 का नहीं चाहिए, 26 का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सही है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनती है करंट डेटा पे, करंट फाइनेंशियल ईयर्स में। एमसीक्यूज में घुमाता है, 24 का सवाल देगा 26 का पूछेगा। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, मर्जी है मेरी। पीछे पीछे का कैसे पूछे, सवाल शुरू होने से आगे का पूछेगा। पीरियड के एंड में सारे रिपोर्ट वो करते हैं, हाँ ऐसे ही होता है। statements वगैरह बना देते हैं। इसमें भी एफआर भी दे दी है हाँ कि पीरियड के एंड हाँ, पीरियड के एंड पे। मतलब सीआरक्यूज नॉट टफ, एमसीक्यूज में प्रॉब्लम। मतलब देखो पेपर में स्टूडेंट ने अगर 3 बातों का ख्याल रखा ना तो पेपर हो जाएगा जबरदस्त। ये पेपर की ट्रिक पहले दिन ही बता रहा हूँ, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तब हर स्टैंडर्ड में मेरी उन 3 बातों का ख्याल रखें। सही है। जैसे कि सबसे पहले तो आप देखो कि रिक्वायर्ड जो है ना, रिक्वायर्ड एग्जामिनर की, उस रिक्वायर्ड के अंदर आपसे SOCI पूछी है और SOFP। इसमें फर्क क्या होता है बताओ? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ये इनकम स्टेटमेंट है बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये आईएस का नाम है। सही है। और SOFP बैलेंस शीट को कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ पीएनएल भी कहते हैं लोग, लेकिन पीएनएल जो है ना कंपनीज में वर्ड बहुत कम यूज होता है। पीएनएल का वर्ड यूज होता है सोल रिटर्न या पार्टनरशिप या प्राइवेट कंपनीज में। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वर्ड है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, लिखते भी यही है। सही है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट्स कॉल्ड बैलेंस शीट। अब अगर मैं SOCI पूछूंगा तो हर स्टैंडर्ड में या तो कोई एक्सपेंस रिलेटेड चीज होती है या इनकम रिलेटेड चीज होती है, और ये दोनों ही कहाँ जाती है? इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दोनों को कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दोनों को बनाने को कहते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट है और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है इनकम स्टेटमेंट है। दोनों को बनाने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। सही है? तो हर स्टैंडर्ड में या तो कोई एरिया कहाँ निकल जाता है, एक्सपेंस या इनकम में, और उसका बाकी बचा हुआ एरिया या तो एसेट बनता है या कहीं लायबिलिटी की तरफ निकल जाता है, और तीसरा और आखिरी ऑप्शन हमारे पास होता है इक्विटी यानी कैपिटल। सही है। अब आपने अगर रिक्वायरमेंट में सही से पढ़ लिया कि मुझसे मांगा क्या है, तो आप पढ़ेंगे पूरा, लेकिन पेपर में चलेंगे चालाकी से, उतना करेंगे जितना करने के लिए बोला है इनकम स्टेटमेंट में।
स्टूडेंट के कमेंट्स में बहुत दफा ऐसा भी लिखा हुआ है एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर कि स्टूडेंट ने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, हर सवाल को पूरा पूरा कर रहा है, काम की बात को टिक लगा रहा है। सही है, पूरा क्यों किया जब मांगा नहीं है? टाइम जाया हो ना उसमें। इसीलिए जाके पेपर में सबसे पहले रिक्वायर्ड पढ़ के माइंड बना लेते हैं हर स्टैंडर्ड में कि एसओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है या एसओएफपी रिलेटेड, सिर्फ ये देखना होता है, क्योंकि दोनों के सॉल्यूशंस में फर्क है, सॉल्यूशंस में फर्क है। सही है, और सीखते हम दोनों, मसला ये। और ये मेरे साथ भी तो पेपर रिसेंटली मैंने दिया था, तो उसमें भी 2-3 दिन ऐसे थे कि मतलब पेपर में मैंने पढ़ी नहीं, मैंने पूरा सवाल सॉल्व कर दिया, आगे देखा कितना बड़ा सॉल्यूशन निकला था। मैं आपको ऐसे सवाल कराऊंगा कि आप पूरा स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद जब आपको किट के सवाल कराऊंगा ना, आपको ऐसा लगेगा ये एफआर लेवल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतना जीनियस कि मैंने सवाल को पढ़ा 30 सेकंड में आंसर दे दिया, ऐसे कैसे हो सकता? ये इसलिए हो गया क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया और ये आ गया, और होना भी ये चाहिए। क्या करें, पढ़ाओ ये और पेपर ऐसा लगे कि सर इतना क्यों पढ़ाते हैं, ऐसा जवाब मुझे आप मैसेज करके थे कि पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं आया था, आपने इतना पढ़ाया था। मैंने कहा इतना इसलिए पढ़ाया था कि तुम आए वहां पसीने ना निकले। क्या ख्याल है? तुम रिलैक्स कर रहे हो, पेपर बाकियों के पसीने निकल रहे हो, मैं क्या करूं भाई? और वैसे भी कंपनी स्टैंडर्ड पढ़ाना चाहिए, ना कि बुकिश। बुकिश तो वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिसका एमसीक्यू नहीं बनाया कैपलान बीबीपी ने, फर्ज करो, तो क्या वो कोर्स का पार्ट नहीं है? सोचो, हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड, आप बोलो सर स्टैंडर्ड का पार्ट है तो किसी वक्त भी एमसीक्यू का पार्ट बन जाए, वो अलग बात है। उससे रिलेटेड एमसीक्यू फिलहाल कैपलान बीबी में कहीं नजर नहीं है, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट मुझे सीआरक्यूज में नजर नहीं है, मान लिया, लेकिन आपका वो स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है, ये थोड़ी होता है। सही है, तो हम पढ़ेंगे सारा, आएगा उसमें से कुछ करके आ जाना पेपर में, और क्या। अच्छा जी, एक बात ये हो गई सर इन क्लासेस के लिए, दिखाई तो होगी बात। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको एयर एंड वर्ड से पढ़ना। एयर एंड, कौन सा एयर एंड मांग रहा है? एमसीक्यू में उसी साल का एयर एंड मांग रहा है या कुछ आगे के 2-3 साल की बात का मांग रहा है? तो अगर 2-3 साल की बात का मांग रहा है तो एक चेन क्वेश्चन दे दिया उठा के, अब तुम्हारा टाइम खाएगा ही। तुम यूं करोगे, फिर उसका आंसर फॉरवर्ड होगा, फिर वो यूं होगा, फिर वो यूं होगा, फिर ये आंसर आएगा, फिर इसको टिक लगाना। ये वाला जो काम है ना स्टेप बाय स्टेप, ये सीआरक्यूज में नहीं आता। ये क्या नहीं आता? तो पहले पहला ही साल खत्म, छुट्टी। बहुत से बहुत क्या आएगा पता है? प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट, इसका ना पूरे एफआर में ख्याल रखना, प्रोपोर्शनेट का पूरे एफआर में, क्योंकि फुल ईयर कन्वेंशन और 15 डे कन्वेंशन का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोपोर्शनेट करना है चीजों को या एयरली करना, तो आपके पूरे कोर्स में प्रोपोर्शनेट ही चलता है। सही है, क्योंकि डेट वाइज डेटा दिया होगा सारे क्वेश्चन, वो आपको कभी बोलेगा भी नहीं कि इसको मंथ्स पे तोड़ो, वो ऑटोमेटिकली आपको किस पे तोड़ना, मंथ्स पे तोड़ना। और कितना ख्याल रखना है, 1 दिसंबर और 31 दिसंबर में फर्क है, एक महीने का बंद है। बिल्कुल। अब ये एक महीना पिछले वाले को देना है या आगे वाले को देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? अगर 1 दिसंबर है तो पिछले वाले का हिस्सा नहीं है, आगे वाले का हिस्सा है, और 31 दिसंबर है तो पिछले वाले का हिस्सा है, आगे वाले का हिस्सा नहीं है। क्या मतलब? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत घुमाएगा। सिर्फ और एक डिसीजन 31 मार्च को लिया जाता है, 31 मार्च को, तो ये मार्च का डिसीजन काउंट नहीं होगा, ये अप्रैल का डिसीजन काउंट होगा, क्योंकि मार्च तो गुजर गया। नहीं समझे ना? 31 मार्च को जो डिसीजन लिया तो महीना ही गुजर गया, तो इसकी इनएक्टमेंट अकाउंटिंग कहते हैं अप्रैल से होगी। मसला है, if the decision is finalized on 1st March, then you can take March. सही है, क्या ख्याल है? चले एक बात बताइए, एक मशीन 31 मार्च को खरीद रहे हो तो डेप्रेशन कब से शुरू होगी? क्यों क्यों मार्च से? तो मार्च से क्यों नहीं कर रहे? 31 को कहां से स्टार्ट? देखने में मार्च पे फोकस है, 31 पे फोकस ही नहीं है, बेवकूफ। मार्च देख के आ गए पेपर में, कह रहे हैं सवाल गलत हो गया, पेपर अच्छा नहीं हुआ, तुम आंखें खराब थी ना तुम्हारी, क्या करेगी? 1 मार्च है तो मार्च से डेप्रेशन चलेगी, 31 मार्च है
तो मास्टर नहीं चलेगी, President या फिर चलेगी। और इस तरह के गेम खेलने में मजा आता है। conceptual है ना, जब तक आप concept clear नहीं हो रहा उसका काम आपको फजूल में फंसाना है, सवाल फंसाने वाला नहीं बनता, वो फंसाने की कोशिश करेगा पेपर किसकी हो कि तुम आंखें खोल के कर रहे हो या तुम सो रहे हो, तुम्हारा फोकस मार्च पे है या फर्स्ट मार्च पे। और उसकी बात गलत नहीं है, कंपनी में इसी तरह की छोटी छोटी गलती की वजह से ना मिलियन ट्रिलियंस के मसले खड़े हुए हैं। तो अकाउंटिंग कहते हैं गौर से पढ़ो। सही है सर, आपने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है? देखो आज कोई टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ, आज तो बातें चल रही है। आज तो मैं आपका माइंड मैप कर रहा हूँ कि आपको जब आना है ईद के बाद तो आपको क्या करके आना है, मतलब तैयार होके आना है कि हम पढ़ेंगे कैसे। सही है। और टॉपिक जो मैंने अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ आपको सिलेबस, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। सर एक सवाल और, बोली बोली। माइक पे पूछ लें, चलें ऑन करके पूछ लें। सर मुझे ये पूछना था कि मेरा जो है वो F3 जो है वो 75 पे क्लियर हुआ है। तो मेरे लिए मतलब F7 क्लियर करना आसान होगा, मतलब उसके अंदर F3 का कितना प्रोपोर्शन होता है, ज्यादा होता है कि मतलब अगर F3 हाँ अच्छा देखिए, निकल मैंने गया ना तो क्लास F7 में एंटर इजीली होते निकल ही जाए। सबसे पहले एक ब्रीफिंग दी थी कि F3 से कंपनी, कैश फ्लो, रेशो और कंसोलिडेशन, ये चारों टॉपिक रिपीट होते हैं, ठीक प्लस है। जो स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं ना F3 में वो भी रिपीट होते ठीक है। हैं। एक बात हो गई। हम्म। बचकाना चीजें नहीं आती, कंट्रोल अकाउंट, वैट, बैंक हाँ। रिकंसिलिएशन और इस तरह की चीजें नहीं आती। वो कहते हैं बड़े हो गए बच्चे, एम्प्लॉय वाला काम तो कर ही नहीं, मैनेजर वाला काम कर। सही है, तो ये मसला है छोटा सा। तो अगर वो एरिया आपका वीक भी है तो भी पेपर में नहीं आएगा, मुझे पता है, तो उस पर तो टेंशन हम्म। लेनी नहीं है। फिर दूसरी बात, अब आप स्किल्स के पेपर में, ये है स्टैंडर्ड बेस पढ़ाई। सही है, मैं स्टैंडर्ड को बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल नीचे से। तो समझ लें अगर आपके ब्रेन में नहीं भी है तो आपने पहली दफा पढ़ा है तो आप उसको ग्रास्प करें, साफ सी बात है। और आपको ठीक रिपीट हो रहा है तो मेरा फायदा, तो आपका रिवाइज हो रहा है, नुकसान तो कहीं पे भी नहीं है फिर भी। ठीक। मतलब मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया कि मैं ऊपर से नहीं आऊंगा, मैं ग्रास रूट से ही शुरू करूंगा, क्या करूंगा, क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट को ना 100% मार्क नहीं दे सकता। क्या ख्याल है? सर क्योंकि कुछ ना कुछ गैप आ जाता है। सही है ना। और आप ये कंसोलिडेशन वगैरह ये सब भी आप रिवाइज करवाएंगे या जी वो हम बिल्कुल, खुद ही इसको करेंगे? रिवाइज नहीं, इसको मैं बिल्कुल जीरो से कराऊंगा, जीरो से। सही, अच्छा सब सब आप जीरो से करवाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, असल में ओके। मेरी मजबूरी है, अगर मुझे आप सबके मार्क्स 80 90 में चाहिए तो मुझे जीरो से कराना है। अब क्या करूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। सही है। अच्छा देखो, बुक्स जो है ना अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। एसीसी हब बेहतरीन है, लेकिन कब? एसीसी हब जो है ना बहुत जबरदस्त है एसीसी, लेकिन उसको उसका समय को जब मैं स्टैंडर्ड पढ़ा दूँ। सही है, जब मैं पढ़ा दूँ ना, फिर आप स्टूडेंट पोर्टल पे जाओ, उसको पढ़ लो एकदम, तो आपका डबल पढ़ना हो जाए। सही है। देखो उसके अंदर जो ना, एक बात का अगर दूसरे साइड से कहीं लिंक निकलता है ना तो फिर शुरू हो जाता है। अब पढ़ा ही नहीं तुमने, तो स्टूडेंट को कहीं हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ जाती है। और हम चलते हैं स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड करवाया उसको बिल्कुल एंड तक लेगा ना पूरा, उसकी किट भी कर ली, सॉल्व भी कर लिया, हैंड आउट भी कर लिया, मतलब उसको बिल्कुल खत्म कर दिया ना। उसके बाद दूसरे पे जाओ, ताकि ग्रिपिंग चले। फिर जहां जहां उसकी लिंक बन रहे होंगे मैं बता दूंगा पहले ही। तो आप अगर उसको थोड़ा सी बाद में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। सही है। और स्टडी टेक्स्ट आप कोई भी ले लें, मैं आपको ग्रुप बन जाएगा तो सेंड कर दूंगा उसकी सॉफ्ट कॉपीज। और किट हम दोनों करते हैं, साफ सी बात है। कैप्लान फोकस ज्यादा करते हैं, उसकी वजह 80% कैप्लान के क्वेश्चन जो है ना वो बीपीपी में रिपीटेड है। सही है, तो इसलिए हम फोकस कैप्लान ही कर लेते हैं फिर। और बीबीपी भी साथ साथ कराते रहता हूँ, जो एक आध अलग सा सवाल होता है ना वो भी निकाल। तो क्लास में एक दफा पता नहीं क्या आदत सी हो गई कि बच्चे को काम दो ना अगर, कि देखो बेटा स्टैंडर्ड खत्म हो गया, इसके 3 सवाल कैप्लान में और 3 बीपीपी में पड़े हुए, ये नंबर है, सब बता दिया। अगले दिन हाँ हो गया बेटा वो, सर वो इतना बिजी थे तो नहीं हो सके। अच्छा भाई, तो असल में अंडे ब्रेड लाना, सारे घर वालों ने काम हमें दिए हुए ना, तो बिजी होते हैं बेचारे। तो मैं क्लास में करवा देता हूँ उसको, उसकी वजह ये होती है कि कल को जब कभी पढ़ने बैठोगे ना तो ऐसा लगेगा इसको कभी पढ़ा था। ह्यूमन साइकी बड़ी प्यारी है, बैकअप मेमोरी जो है ना होती है।
तो क्लास में हो गया और बैठ गया तो बोलोगे ये तो मैंने किया हुआ था, तो वो सेकंड रिवीजन होगा, फर्स्ट नहीं होगा। इसमें आपका बेनिफिट है, सही है। और यहाँ पे करने से क्या फायदा होता है, जो भी क्यूरीज होती है ना उसी की उसी वक्त निपट जाती है। क्या फायदा है? मतलब कि एक चीज का कॉन्सेप्ट दिया ना मैंने, फर्ज करो मुझे पता है इसके कितने सवाल किट में यहाँ तक के आए हुए हैं, मैं फौरन किट खोल लेता हूँ, पता नहीं क्या आदत है, और फिर वो किट ही निपटाया मुझे। तो आप अपने हैंड आउट में लिख लेते हैं मैंने इस वक्त ये वाला किट का सवाल कर लिया था, सही है। नंबर डाल लिया बस, क्या प्लान 57 कर चुका। तो जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे ना रिवीजन करते वक्त, तो आप उस सवाल पे फिर जाओगे रिवाइज करते हुए, तो आपको फायदा ही होगा उससे। फिर हैंड आउट भी साथ साथ करते रहेंगे उसमें। और कोई सवाल? क्या प्लान टेक्स्ट से पढ़ लें, बहुत सही है, कोई मसला नहीं है। बीबीबी बहुत डिटेल लिखता है, आदत है उसको अच्छा लिखने की। क्या प्लान टू द पॉइंट लिखता है, फॉरन एग्जाम्पल पे आता है, एग्जाम्पल दे के बात खत्म, फिर दूसरी बात एग्जाम्पल, बात खत्म, सही है। इसीलिए क्या प्लान जाके कभी बुक खरीदो, ये खूबसूरत, सही। बीबीबी खरीदो, ये जाके देख लेना मार्केट में साइड एक्स किसकी मोटी है किसकी पतली है, ऐसे। तो बीबीबी जो है ना वो थ्योरी लिखने में बहुत प्यारा है और सवाल बनाने में कंजूस है, कॉन्सेप्ट अच्छे देता है। तो अब देख लो जो जो माइंड बना हुआ है शुरू से उस पर चलो, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं दोनों बुक्स भेजूंगा और किट हम दोनों करेंगे जो अच्छी लगे। और जो जो टू द पॉइंट पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो क्या प्लान फोकस करते हैं, क्योंकि क्या प्लान जो है ना बड़े फॉन्ट से लिखता है, इतने बड़े। काम की बात खत्म हुई, पेज ही पढ़ लेता, बोला पढ़, दूसरे पेज पे दूसरी बात शुरू करूँ, पेज खाली छोड़। बीबीबी कहते हैं लास्ट टाइम खाली क्यों जा रही है, फिर काम की बात यहाँ भी लिख देता, बच्चे का फायदा ही होगा। तो बच्चे को लगता है ये पेज खत्म कब होगा, ये खत्म ही नहीं हो रहा। क्या प्लान में बड़ा अच्छा, उसको लगता है आज मैंने 4 पेज पढ़ लिए। हाँ देखो मैं कहता ना, ऑडिट का पेपर थ्योरी है, टैक्स के अंदर काफी थ्योरी है, एसबीएल थ्योरी है। तो अगर बीपीपी की आदत हो गई ना, तो आप इस वाले पेपर को पढ़ते वक्त दुआएं दोगे कि सर आपने जो ना आदत डलवा दी थी बीबी पढ़ने की, तो ये आदत यहाँ काम आ गई। वरना कैप्लान, मैं कैप्लान की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिखने के मामले में जो है ना बीपी बहुत आला लिखता है, क्या करूँगा उसमें। उन्हें भी कह रहे हैं कि ना सितंबर के बाद पीसीसी वाले अपने हाँ सही है, वो तो शुरू तो हो गए, वो जब से उन्होंने स्टूडेंट हब और ये सब अकाउंट बनाए, वो स्टूडेंट को कह रहे हैं इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्योंकि बेसिकली स्पीकिंग जो है ना, ये दोनों जो है ना वो पब्लिशर्स हैं, ये कंपनीज हैं यूके की, जो कि बुक पब्लिश करती है एसीसीए की, और ये इंस्टीट्यूट्स हैं। कैप्लान इंस्टीट्यूट है, पब्लिशर भी है, बीपीपी इंस्टीट्यूट भी है, पब्लिशर भी है, सही है। और आपके नॉलेज में शायद ये दोनों है क्योंकि पाकिस्तान में एक्सेस इन दोनों का है, वरना एसीसी की किताबें और बहुत सारे लोग भी लिखते हैं रजिस्टर्ड, अच्छी जबरदस्त, वो यहाँ पे उनका एक्सेस ही नहीं है, ये मतलब समझ लो मोनोपोली है। तो एसीसी ने कहा कि हर कोई अपनी बातें कर रहा है, तो एक काम करते हैं हम ही आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसको कहते हैं वैरायटी लेके आना, लेकिन एसीसी को उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए एसीसी ने पूरी टीम बनाई हुई है, वो उनसे क्वेश्चन बनवाता है, लेके आता है, लिखता है, बड़ा मेहनत कर रहा है इसके ऊपर। तो होगा वक्त के साथ साथ ये रिप्लेस कर देगा उसको, क्या ख्याल है? और कोई चीज? सर इस चीज के टीचर से गाइडलाइन देता है कि हमें क्या आजकल ले रहे पाकिस्तान में आप सबसे, असल में हमारी टीम बनी हुई है इसी से कि टीचर्स की पूरी टीम है हमारी वेबसाइट्स पे ना। तो बाकायदा ये चलती है बातें कि कोई क्वेश्चन बनाइए, हम उसका लेवल देखेंगे, और लेवल एक्सेप्टेबल हुआ तो उसको हम अपने क्वेश्चंस का पार्ट देंगे। के लिए रिवॉर्ड मिलता है आपको? देखो एसीसी ने हमें ना प्लैटिनियम स्टेटस दिया, तवानीस का स्टेटस प्लैटिनियम है। इसकी वजह ये है कि हमारे हर रिजल्ट हर सेक्शन में 75% प्लस आता है, ये उन्हीं को मिलता है। तो इसका मतलब एसीसी है कि हमारे पास हब मॉक्स और ये सब आते हैं, एसीसी की मेहनत और हमारी मेहनत कंबाइन चलती है। तो मॉनेटरी रिवॉर्ड अगर रखेगा ना तो वो बात अलग हो जाएगी फिर इसके अंदर। तो हम उसको एज अ समझ लें अपना गुड फेथ समझते हैं कि अच्छी बात है कि हमारी चीजें जो है वो एक्सेप्ट की जा रही हैं, उसको हल्का सा मैनिपुलेट करके कि वो ज्यादा बंदा चौड़ा ही ना हो जाए कि देखो ये मेरा सवाल है पूरा, तो पूरा नहीं होता, इसी से उसमें हल्की सी मैनिपुलेशन करके बना देते। अच्छा है, इसमें क्या कर हम भी बना देते हैं उसमें। ऐसे ही सर एसीसी 180 कंट्रीज है, 180 या 190, तो वो ज्यादातर जो सब टीचर जो अलग अलग मुल्क में पढ़ा रहे हैं उनसे अगर क्वेश्चनिंग होती है कि हमें कोई बताइए हमारे एस्पिरेशन के लिए एनएस के लिए किस मुल्क को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसा कोई रेशियो एनालिसिस? देखो असल में मसला ये है,
ऐसा नहीं होता, असल में इनकी बोर्ड है ना, IASB बोर्ड है जो स्टैंडर्ड बना, उसको याद कर, ये पेपर में MCQ भी आता है। ये बोर्ड बना 2003 में, 2003, और ये बोर्ड बना था US और UK की टसल की वजह से। दुनिया में 2 अकाउंटिंग चलती हैं, ब्रिटिशर्स और अमेरिकन, सही है, इनकी लोग, इनकी बड़ी टसल चलती है। इन्होंने इसको अलाइन करने के लिए क्या किया, मतलब समझ लो हम सबको लूटने के लिए क्या किया, इन्होंने एक बॉडी बनाई IASB बोर्ड 2003 में, और उन्होंने कहा कि आओ स्टैंडर्ड्स को अलाइन कर ले। जुमला समझ में आया? तुम्हारे और हमारे स्टैंडर्ड्स को हम अलाइन कर ले। तो जब अलाइन करने की बात आई तो IFRS का कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो जब अलाइन होके नए स्टैंडर्ड आने लगे 2003 के बाद से आज 2024, नए स्टैंडर्ड का नाम IFRS होता है, सही है। और जो मैं IAS के नाम से पढ़ाऊं ना, IAS, वो UK ने जो स्टैंडर्ड बनाया था, गैप US, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये बिल्कुल हमारे जैसा है, इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, सही है। तो वो आज तक IAS ही है। तो वो 2003 से पहले ही होता था। हाँ, वो तो पता नहीं कब का बना है, वो तो 1900 सेंचुरी का बना, 19 सेंचुरी, क्योंकि ACC का बोर्ड है 1904, ACC दुनिया में आया था 1904 में, उस वक्त की बॉडी है। लेकिन उसका भी पाइनियर है ICAW 1857, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंग्लैंड एंड वेल्स का, ICAW। फिर ACCA है, फिर दुनिया की अपने मुल्कों की कॉर्पोरेट बॉडीज है, जैसे ICAP पाकिस्तान में हो गया, कहीं CPA है, कहीं CMA है, इस तरह से अपने अपने मुल्क की बॉडीज होती हैं। लेकिन ACCA ग्लोबल है, और ये बड़े चालाक हैं, ICAW और ACCA दोनों, ये दोनों UK बेस्ड, पता नहीं है, ब्रिटिश अकाउंटिंग है। इन्होंने अलाइन क्यों किया, क्या वजह है? देखो सीधी सी बात है, सच बोलना चाहिए। ये चाहते हैं हम दुनिया के हर खित्ते से अपने अकाउंटेंट उठा लें। क्या मतलब भाई, अपने अकाउंटेंट बनेंगे पाकिस्तान में, और ये बात ये वो कहेंगे जो हमने सिखाई है। तो फिर जब हमें अच्छे करीब उठानी होगी ना, हम दुनिया से उठा लेंगे, हम बोलेंगे आ जाओ, तुमने टैक्स भी हमारा पढ़ा, तुमने ऑडिट भी हमारा पढ़ा, तुमने रिपोर्टिंग भी हमारी पढ़ी, तो आ जाओ। तो फ्रीलांसिंग कामयाब क्यों है दुनिया में? फ्रीलांसिंग कामयाब इसलिए क्योंकि हम पढ़ते उनकी है, तो फिर वो हमसे काम भी करवा लेते हैं। बंदे ही हम उनके हो। हम बंदे हैं उनके, सीधी सी बात है। OA करने का क्या मतलब है, हम उनके हो गए, खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। अब फिर हमें समझ में भी उन्हीं की बातें आती हैं, तो हमारा इमिग्रेट करना दूसरे मुल्कों में क्या हो जाता है, फॉर जॉब पर्पस और फॉर अलाइनमेंट द अकाउंट, सब बराबर है। इसीलिए तो यहाँ बैठ के फ्रीलांसिंग पाकिस्तान सेकंड नंबर पे क्यों आ गया पाकिस्तान दुनिया में, क्योंकि यहाँ वैसी जॉब का मसला। फिर फ्रीलांसिंग साइट्स होती हैं, वहां पे अपने आपको रजिस्टर कराओ, अपनी सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाओ कि मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ। वहां से वो आपको पहले टास्क छोटा देंगे, फिर कंपनी आपको रजिस्टर कर लेगी, तो बोलेगी भाई हमने अपना काम आउटसोर्स कर दिया। अब रोज रात को 10 बजे UK के अकाउंट्स खुलते हैं, वहां सुबह हो रही हो, और यहाँ पर हम अपनी टीम से वो अकाउंट्स मेंटेन करवा, सही है। सुबह 6 बजे यहाँ पर खत्म हुआ अकाउंट्स, वहां पे रात के 6-7 बज जाते हैं, और हमें वहां से डॉलर्स मिल रहे होते हैं, पाउंड्स मिल रहे होते हैं, यूरोज मिल रहे हैं। क्या है, पाकिस्तान में बैठ के कमा रहे हैं डॉलर यूरोज पाउंड्स। तो उनको क्या फायदा हो गया, उनको सस्ती लेबर मिली, सही है गलत है? सही बात है। और उन्होंने सस्ती लेबर पहले बनाई, ये कह सकता हूँ, बिल्कुल। पहले बनाई उसके बाद इस्तेमाल किया। कोई अच्छा लगा, उसको बोला आ जाओ इमिग्रेट, चलो तुम बेहतरीन हो, तुम गलत जगह फिट हो गए हो। मतलब तुम जब वहां बैठ के इतनी अच्छी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, तो हमारी कंपनी में लाइव तुम क्या क्या कर सकते हो। तो इन्होंने बाकायदा बोर्ड बनाया, IASB बोर्ड, इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। और रेगुलेटरी बॉडी ने क्या किया, सारे स्टैंडर्ड्स को अलाइन किया। अलाइन करने के बाद स्टैंडर्ड का नाम क्या पड़ गया, IFRS। और हम जो पढ़ते हैं ना, वो दोनों पढ़ते हैं, IAS भी पढ़ते हैं और IFRS भी पढ़ते हैं। तो जब भी मैं IFRS ना कोई, समझ जाना ये 2003 के बाद बना था, सही है। और अगर कोई IAS कह रहा हूं तो उसका मतलब है इस पे UK वालों को US वालों से कोई मसला नहीं था, तो आज भी उसका नाम क्या है, IAS। यूके वालों को US सर। हाँ, दोनों दोनों मिल गए, दोनों ने कहा कोई मसला नहीं। इसके लिए पूरा टॉपिक बनाया हुआ, बिल्कुल आखिर में थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसको कहते हैं हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग। हार्मोनाइजेशन का मतलब है होमोजीनियस, सेम। और सेम होने से क्या फायदा हो, तो बताओ, कंपनी यहाँ खुले या बाहर, अकाउंटिंग कैसी है। तो इससे क्या फायदा हुआ, ब्रांचेस खोलो, इंटरनेशनल ब्रांच खोलो, और सेम अकाउंटिंग करो बैठे हुए, यहाँ से करो वहां पे करो। यूनिलीवर पाकिस्तान को फायदे क्यों हैं, क्योंकि वो यूनिलीवर UK से मिला हुआ है।
और यूनिलीवर यूके को नुकसान क्यों नहीं होता? क्योंकि यूनिलीवर पाकिस्तान वाले वही पड़े हुए हैं जो यूनिलीवर यूके वाले करते। तो अच्छा है बुरा है? तो मैं ये कहता हूँ उन्होंने अपनी आसानी के लिए किया, हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं किया, हमें तो जॉब मिलती है, लेकिन उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए सारे स्टैंडर्ड्स अलाइन किए। सर आने के लिए तो करा, लेकिन इतना काबिल बनना पड़ता है कि उसको डिलीवर कर सको। देखें एशिया में पोटेंशियल है, पता है, एशियंस में पोटेंशियल है। नहीं, एशियंस जो है ना जिस फील्ड में भी जाएंगे ना आगे नहीं लेंगे, वो तो ऑब्वियसली है। क्वालिटी है उनमें। हाँ, गलत फील्ड जो गलत में आगे नहीं लेंगे। तो इसको ये बोलो हमें रोड मैप गलत दिए जाते, सही रोड मैप वाले आगे निकल जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में से इमिग्रेट करके लोग बाहर जाते हैं, रखना ही नहीं चाहिए उनको तो। हम तो एशियंस है ना, क्यों रख रहे हो हमें? बोलेंगे सारा पोटेंशियल है आप में, आपको काम आता है। यस, उनको, हम तो कन्वर्जन वाले लोग हैं ना, हम तो बेवकूफ लोग, तो हम तो कन्वर्जन खेलते हैं गेम। इस पे पूरा स्टैंडर्ड है कन्वर्जन, ICE 21 करेंसी, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। तो ये बताओ अकाउंटिंग में आखिरी बात आज की सिलेबस के बाद डिस्कस करना थोड़ा सा, 3 चीजों का हर सवाल में ख्याल रखेंगे। क्या? इनकम स्टेटमेंट पूछा है या बैलेंस शीट? सही है। कौन से ईयर की पूछी है और कितने अरसे की पूछी, मतलब 6 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की, 3 महीने की, बहुत ख्याल रखना है इसका। सही है। इसमें हम जल्दबाजी कर देते, इवेंट्स को देखते नहीं। तो जिसका FR का पेपर इस बात पे है कि वो हर बार हर सवाल में इन तीनों पैरामीटर से गुजारता पहले उसको कि पूछा क्या है, कौन सा साल पूछा है, मंथ तो नहीं पूछ लिया। फिर उसके बाद जब सवाल शुरू करते हैं तो उसके एरर के चांसेस बहुत ही मिनिमल। बात समझ में आ गई? तो हर स्टैंडर्ड में आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि उसका इनकम स्टेटमेंट पोर्शन और बैलेंस शीट पोर्शन में से पूछा क्या है, कौन से साल का पूछा है और कितने अरसे का पूछा। आपका सवाल गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा जी। हम्म। देखो ये जैसी आपकी ID बन जाएगी ना तो मैं आपको ये प्लानर भेज दूंगा, हम तैयारी इसी फॉर्मेट से करेंगे, मतलब यूं लाइन से चलते रहेंगे। आपको क्या फायदा होगा, अगर आप इसका कोई प्रिंट विंट निकाल लेते हैं तो आप घर जाके हर दफा जब हम कुछ पढ़ लेंगे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई मैंने ये पढ़ लिया। सही है। तो एक खुशी मिलती है वो कला करके कि इतना कोर्स हो गया, 50% हो गया, 60% हो गया। सही है। तो लेकिन आपको जो है ना वो कंफ्यूज इसलिए नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है पेपर की पेस कैसे लेके चलनी है, कब शूट करना है, कब स्लो चलना है, हर स्टैंडर्ड में मसला होता है। तो स्टूडेंट आखिर तक कंफ्यूज ये रहता है कि सर खत्म कब होगा, इतना सारा बाकी है, इतना सारा बाकी है। लेकिन फिर वो एकदम वन शॉट में खत्म हो जाता है, तो कहते हैं सर ये खत्म कैसे हो गया? मैंने कहा देखो बेस बन गई थी ना, तो जैसी फ्लाइट उड़ाई उड़ गई फ्लाइट। तो मुझे टाइम लगा उसमें भाई, साफ सी बात है। अब तुम्हें लग रहा है अभी तक सर इतना करीब आ गया कोर्स और 50% हुआ है, फिर अगले ही 20 दिन में पूरा हो गया। तो सर आपने खींचा है कोर्स? नहीं, आपने मुझे कोऑर्डिनेट किया, मैंने खींच दिया। आपने कहा यस, अगर मैं पहले दिन फ्लाइट उड़ा दूंगा आप गिर जाओगे, फायदा कोई नहीं होगा। दोनों टाइम के लिए क्या चीज? दोनों टाइम के लिए आपने बिजनेस कंप्लीट, क्योंकि मैं जब मार्च अप्रैल में था तो मेरे पास वो ग्रुप था, मैं वो नहीं कर सकता। नहीं, मैंने अभी भी उनको 22-20 को छोड़ दिया था, 20 मार्च को खत्म, उनको मई को छोड़ दिया था इनको। फिर 29 को बुलाया, फिर मैंने कहा तुम कहाँ फंस रहे हो, फिर मैंने दोबारा बुलाया इनको पेपर दे दो दिन पहले। और मैंने इनको कहा भाई देखो जहाँ जहाँ फंस रहे हो ना क्लियर कर लो भाई। सही है। और वो बड़ा अच्छा सेशन रहता है उसमें ना, 3 घंटे की नीयत से आता है, 1 घंटे बाद चले जाता। पेपर से 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो है ना जरा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रखता हूँ, उसमें आके अपनी क्यूरीज, मसले, यहाँ फंस गया वहां फंस गया, इस सवाल में ये मसला क्यों था, तो वो पूछ पूछ के वो समझता है बहुत देर लगेगी मुझे, 3-4 घंटे की क्लास होनी चाहिए, तो 1 घंटे बाद घर चले आता। क्योंकि वो सिर्फ समझ लें कि ना वो दो मटकी हुई होती है कहीं ना कहीं ना, सवाल तो पूरा कर लेता है, वो कहता है सर यहाँ तक हो जाता है, यहाँ फंस जाता हूँ। मैंने कहा देखो तुम ये गड़बड़ कर रहे हो। मैंने कहा हाँ सर ये मैं भूल जाता हूँ। मैंने कहा अब नहीं करना। तो सही बात है।
स्टूडेंट तो होता ही है, टीचर ऊपर के व्यू से देख रहा होता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत होता है कि क्या करें? सर अच्छा, फिर स्टूडेंट का जो आंसर आता है ना, उससे अंदाजा होता है कि कितना अंदर गया है। उसके क्वेश्चन से भी अंदाजा हो जाता है कि कितना अंदर ही नहीं है, मतलब क्या कर रहा है ये, सुन रहा है नहीं सुन रहा, समझ में नहीं आता। कि अटेम्प्ट ऐसे जो होती है मतलब लिमिटेड होती है या मान के जैसे अभी हम सीवी देते हैं नहीं नहीं नहीं, देखो इन ACCA की ना स्किल्स की एक खास डेट होती है। जैसे कि आपका पेपर सितंबर में होगा, सही है, सेकेंड वीक के फर्स्ट मंडे से शुरू होगा, याद कर लो, जो भी उस महीने का सेकंड वीक होगा, सही है। अब आपके अंदर ये भी मसला हो सकता है कि 2 दिन गुजरे अगला वीक आ गया, नहीं समझे? पहले 2 तारीख के बाद अगला वीक शुरू हो गया, क्योंकि वो पहले वीक उसमें काउंट कर देंगे, 2 महीने 2 दिन पहले आ गए। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली तारीख को मंडे था तो वो मंडे को रखेंगे ही नहीं, अब वो 8 को रखेंगे, समझे? और अगर जो है वो पहली दूसरी को सैटरडे संडे पड़ गया तो मंडे को पेपर खत्म, 30 तारीख को पेपर। जून में कौन सी तारीख को होती ये मेरा पेपर आया था 6 तारीख को, समझ जाओ। है? 6 तारीख का मतलब हुआ मंडे से शुरू हुआ ना, सैटरडे 3 4 5 6, हाँ 3 तारीख मंडे थी, तो 2 दिन की वजह से वो जल्दी हो गया पेपर। क्या ख्याल है? तो अब असल में FR का पेपर थर्सडे को होता है, चौथा पेपर होता है, थर्सडे को पढ़ता है वो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हाँ चौथा पेपर पढ़ता है FR। तो अब अगर आपकी फर्ज करें 8 तारीख की डेट आती है तो 8 9 10 11 11 तारीख को आपका FR का पेपर होगा, ऐसा होता है। मतलब उन्होंने 4 को शुरू किया तो 4 5 6 7 7 तारीख को FR का पेपर होगा, ऐसा होता है। लेकिन सितंबर का जिसे जो पेपर के मंथ का सेकंड वीक होता है, याद कर लो उसको आसानी से। सर जैसे कि नेक्स्ट ईयर ना इधर पेपर से जून के फर्स्ट वीक में ही आ जाएंगे, तब एडीसी वाले तो मतलब एक बार इससे पहले कभी भी किसी भी होली ओकेजन्स का ख्याल नहीं रखते, सही है, कभी भी नहीं रखते। जैसे ओ लेवल्स वाले कभी नहीं रखते, एक पेपर होता है, सही बात। वो कहते हैं भाई इंटरनेशनल बॉडी से रजिस्टर्ड क्यों हुए, क्यों हुए? बिल्कुल, क्यों? आपके लिए हमारी थोड़ी। आपके लिए मैं पूरी दुनिया चेंज करूं, सारे तो इस्लामिक नहीं है ना, पक्की बात है, कभी हुआ सर ये वाले? नहीं हो सकता। ये वाले जो पेपर होता है भाई, ओ लेवल्स की तो आम सी बात है, क्या हो गया? ये अपनी तो हाँ वो वाला देखो, अब ये डिबेट नहीं करते, उनका सर्टिफिकेट है, उनकी डिग्री है, उनकी मर्जी है। काबिल भी तो बनाया। हाँ तो भाई वो कहते हैं आप हमारे फॉलोअर हो, वी आर नॉट द फॉलोअर्स ऑफ यू। अगर आपके अकाउंटिंग में दम होता ना तो आप कभी भी ACC नहीं करते। वो ये कहते हैं हमारी अकाउंटिंग में पोटेंशियल है, हम ग्लोबली एक्सेप्टेड है, और आप मानते हो ये तो अपने मुल्क में पढ़ा रहे हो ना। अगर हमारी वैल्यू नहीं होती तो आप क्यों पढ़ते? बोलो, आज तक कितने चार्ट अकाउंटेंट प्रोड्यूस किए पाकिस्तान ने? 1951 से बनी हुई आई कैप, बताओ। आई कैप ने कितने चार्ट अकाउंटेंट प्रोड्यूस किए हैं आज तक? 51 से बनी हुई बॉडी है। ACCA 1904 से बनी हुई बॉडी, ये हमें पता होना चाहिए। 10,000 प्लस, सही है, आई कैप मेंबर्स, इसमें बहुत सारे मर गए, ये आज तक के 10,000 नहीं समझे। जो एक्टिव होंगे ना वो 2,000 होंगे, बहुत से वो दुनिया में काम कर रहे होंगे। ACCA 2 लाख से ऊपर अकाउंटेंट दुनिया को दे चुका है, क्योंकि वो ग्लोबली सोच रहा है, तो 2 लाख देने भी चाहिए ताकि हर सीट पे बैठे, पोजीशंस पे पहुंचे। क्या ख्याल है? ग्लोबली एक्सेप्टेड तो ऐसे ही होता है, सही है गलत है? हर फील्ड में पहुंचे, ग्रास रूट से पहुंचे, ऊपर तक जाए, मेन सीट पे पहुंचे, सही है मेरे हिसाब से। अब सोचिए ACCA के 13 पेपर्स हैं आपके स्किल्स के टोटल, पता है ना आपको? ये आप क्वालिफाई जाते हैं, ACCA क्वालिफाई 13 पेपर है, F1 से गिनते हैं, FD नहीं गिनते उसमें। तो आपके कितने पेपर हुए? 13। आई कैप के कितने? 18 विद एन आर्टिकलशिप 4 इयर्स, टोटल CA 6 साल, सही है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर की वजह से मार्केट में आते हैं। मान लिया आप 3 साल 2.5 साल में कंप्लीट करके छोटी जॉब से घुसते हैं, उन्हीं 4-5 सालों में आप जाके डायरेक्टर पे बैठे थे, सही है। तो आर्टिकलशिप और इंटर्नशिप में फर्क है। वो आर्टिकलशिप करते हैं, हम इंटर्नशिप करते हैं, हमारी 3-4 साल में एक्सपीरियंस हो जाता है, हम ऊपर जाके बैठ जाते हैं। फर्क कोई खास नहीं है,
ACCA भी आर्टिकलशिप्स को मैंडेटरी कर सकता है, लेकिन उसने कहा हम इतना अच्छा पढ़ा के मार्केट में ले जाएंगे कि वो नीचे से स्टार्ट करेगा, ऊपर जाके बैठ जाएगा। और बनने के लिए तो लगे 3 साल के आपको। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आप CA के अंदर डायरेक्ट मेंबर बनते हैं, क्योंकि आप 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ क्वालिफाई होते हैं, तो डायरेक्ट ACA मिलता है आपको। या आप जैसी क्वालिफाई हुए फॉरेन कंपनीज में गए किसी जगह पे, वहां का 3 साल का एक्सपीरियंस लिया, ACCA में अप्लाई किया, मेंबर बन गए। सर अच्छा तो घुमा फिरा वाला गेम है बस। सर सर, जैसे हाँ। स्विच कर करके अगर आपने 3 साल फर्क नहीं पड़ता, काउंटेबल है। 1 साल थोड़ी होता है, 1 साल सवाल ही नहीं है। मैं तो साफ कहता हूँ, आखिरी पेपर्स में इवनिंग में क्लासेस जैसे भी हो रही है ना, स्टार्ट द जॉब, प्री जॉब एक्सेप्टेड है। अच्छी बात नहीं है? 9 years of corporate experience. आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, समझ में आई? क्वालिफाई करते ही आप अपने सर्टिफिकेट कंपनी से निकलवाओ, ACCA को अप्लाई करो, ACCA उसको कंसर्न करेगा। हो सकता है आप क्वालिफाई होते ही ACCA हो जाओ, सर वो डिफरेंट कंपनी से एक्सपीरियंस फर्क नहीं पड़ता। सिंपल, सबसे निकलवाओ, जाओ, और क्या, सब जमा करा दो, ACCA को ईमेल कर दो उनको। अच्छा तो है, क्या क्या बुरा है इसमें? इसमें क्या मिलते हैं कि आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर काम ये तो अच्छी बात है, कोई शर्त थोड़ी है इसकी। बस आप एक किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हो, सोल ट्रेडर नहीं चलेगी। अपनी कंपनी खोल के कह रहा हूं मैं तो 20 साल से वहां काम कर रहा हूं, मैंने कहा वहीं करते रहो, फिर यहाँ क्यों है? कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट भी प्राइवेट असल में देखिए, आप पढ़ क्या रहे हैं पता है? कॉर्पोरेट से। कॉर्पोरेट से तो आपका एक्सपीरियंस भी कहाँ का काउंट है, और वो चाहते भी क्या है आपको, और वो आपको यहाँ देखना चाह रहे हैं। प्राइवेट उससे नीचे, पार्टनरशिप उससे और नीचे, शोल्डर उससे और नीचे। आप क्यों नीचे जा रहे हैं सर? आप कॉर्पोरेट लीडर्स तो हैं। उनका एक्सपीरियंस नहीं काउंट किया। असल में वो रजिस्टर्ड लिस्टेड नहीं है ना स्टॉक एक्सचेंज में। तो हम तो साफ कहते हैं किसी छोटी कंपनी में जाओ, लेकिन लिस्टेड कंपनी। हम तो साफ कहते हैं, फायदा तो होगा, कम से कम एक्सपीरियंस तो काउंट होगा। अब ये बताओ, चलो अच्छा ये बताओ, CA वाले को ऑडिट करने कहाँ भेजते हैं? बताओ ना कहाँ भेजते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड बाय शेयर्स की ऑडिट। सर अगर एक किसी की कंपनी सही है। प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट नहीं करते। अगर वो ऑडिट करवाना चाहें तो इट्स नॉट मैंडेटरी। तो बताया ना रूल आपको, ये ऑडिट इज फॉर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, क्योंकि उनको एनुअल रिपोर्ट देनी होती है, और प्राइवेट को कोई रिपोर्ट नहीं देनी होती। दे आर नॉट बॉन्ड टू मेक एनी रिपोर्ट्स। तो वो चाहें अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी वर्थ के लिए ऑडिट करवाएं, अच्छी अच्छी कंपनी से करवाएं, ताकि जो उनके पार्टनर्स हैं वो उनके साथ रहे। सर अगर एक मैंडेटरी नहीं। सर एक जैसे कि कंपनी है वो ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है, बेहतरीन। तो फिर उसका वो हाँ काउंट हो उसका- जाएगा, उसका काउंट हो जाएगा। इसी से अप्रूवल होते हैं, सीमेंस है, बैंक्स हैं बहुत सारे, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ACCA से अप्रूव हुई है, तो ACCA उनके एक्सपीरियंस को मान लेता है। जबरदस्त, ये भी अच्छा है। अच्छा जी, आखिरी बात है आज की। देखो ये आपका कोर्स आउटलाइन है, देखो उसमें कुछ IAS नजर आ रहे होंगे, और फिर अचानक से जो है एक IFRS आ गया बीच में। इस समझ में ये नया स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद IFRS 15 आ गया, इस तरह से सो ऑन। ये आपका कोर्स आउटलाइन है पूरा। 28 टॉपिक नहीं नहीं, ये बीच बीच में प्रैक्टिस की गई। टॉपिक्स हाँ, ये ना हर थोड़ी दिनों के बाद ना मैं आपको CB लैब में ले जाऊंगा, वहां पे आपको CRQs की प्रैक्टिस करानी होगी हर थोड़े दिनों, ताकि फिर आप घर पे प्रैक्टिस शुरू कर दो। हम बिल्कुल कोर्स के आखिर में नहीं करा सकते, फंस जाओगे। कम से कम घर पे हर टॉपिक के जो कंसोलिडेशन कैश फ्लो रेशियो है ना, उसके 7 8 8 8 सवाल घर पे सुकून से अपने आप को 45 मिनट बॉन्ड करके घर पे करना है, ताकि आप एनवायरनमेंट के यूज टू हो जाए एग्जाम के। सबको क्या फायदा होगा, जब आप पेपर में जाओगे ना ऐसा घर में बैठे टिक लगा, यहाँ पे अलग करेंगे प्रैक्टिस जबरदस्त। तो 20 20 सवाल हैं किट में, अगर तो 8 8 सवाल तो हर सूरत में करने हैं, ताकि उसके जरा यूज टू हो जाए उस सवाल। फिर करना भी ACCA प्लेटफॉर्म पे, एक्सेल पे नहीं कराऊंगा, सवाल ही नहीं, आदत बिगड़ जाएगी। ACCA प्लेटफॉर्म ACCA ने अपना एक्सेल, अपना स्प्रेडशीट, अपना सब बनाया, अच्छा उसमें लिमिटेड फीचर्स हैं, उन्होंने अपना बनवाया खासतौर। तो आप जब लिमिटेड फीचर्स में रह के अपनी पूरी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड रेशियो बनाओगे, तो आपको आदत हो जाएगी कि ऐसा ही करना है। तो 8 10 सवाल के बाद आप जब पेपर में बैठे होगे ना, आपको लगेगा घर में बैठा हूं, सवाल सामने आने दो, बस निपटा दूंगा मैं। आपको यूं ही जाएंगे सारी जगह। तो ये करना पड़ता है ना, असल में हम कोशिश करते हैं एक्सेल पे ना करें। एक्सेल पे हमारा इतना हाथ साफ है, यूं कर लो, फॉर्मूला लगा दो, ऐड कर दो, लेस कर दो, बड़ा अच्छा चलता है उसमें। और जब उसमें है ही नहीं,
फीचर ही नहीं उसमें, फिर वही बंदे एक्सेल पे आएंगे तो और एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी क्या चीज। या नहीं? असल में प्रॉब्लम ये है कि वो आपको बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर देना नहीं चाह रहे, लिमिटेड रखना लिमिटेड चाहते हैं रखना ताकि चाहते हैं। आपकी एफिशिएंसी बढ़े, सही है, आपकी काबिलियत नहीं बढ़े। आप कुछ खुद भी करो ना कैलकुलेटर पे, अदरवाइज स्क्रीन पे कैलकुलेटर आ जाएगा, ऐसा भी है, कैलकुलेटर उसमें फीड है स्क्रीन पे, लेकिन वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है, तो कैलकुलेटर ले आ सकते हैं, तो मसला नहीं है ऐसे पास। तो कोशिश करनी है, मैं जब सिखाऊंगा ना सवाल अंदाजा हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मेक योरसेल्फ लिंक्ड, मेक योरसेल्फ सम, जो जो फॉर्मूले लग सकते हैं लगाओ, जो जो लिंक हो सकता है करो, मतलब उनके लिमिटेड फीचर्स को मैक्स यूज करो, समझ रहे हो, लिमिटेड को भी मैक्स यूज करके सीखेंगे। तुमने दिया क्यों ऑप्शन, जो तुमने दिए हैं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वैसे ही कम दिए तुम, वो भी छोड़ूंगा मैं, क्यों छोड़ू। मतलब अगर मैं उसके अंदर असल में कॉलम ऐड नहीं कर सकते, रो ऐड नहीं कर सकते, अगर कुछ मिस हो गया तो फिर उसी अंदाज तो में फिर आप कट शुरू से पेस्ट, mind में हाँ करना कट है, पेस्ट करना है। सिखाऊंगा मैं, शुरू से ऐसे ही सिखाऊंगा बिल्कुल ऐसे ही कि सिखाओ। कोई कॉलम ऐड करना हो तो क्या करना है, वो तो ऐड ऑप्शन दे नहीं रहा अकलमंद, तो मैं सिखाऊंगा भी ऐसे ऐसे करके, चलो ऐड ही करना नहीं पड़ेगा कभी। सही है, तो असल में थोड़ा सा स्केच फोकस चलेगी, क्या करूँ, तो रट्टे लगेंगे तो चीज़ है वो तो करनी पड़ेगी, क्या करूँ फिर उससे उसमें। आगे थोड़ी जा और मैं उसमें जब आपको ये सिखाऊंगा कि लास्ट बात मिस हो गई, मैंने कहा था कि आपको जो है ना स्टैंडर्ड बेस अकाउंटिंग के अंदर आईएएस और आईएफआरएस सारे के सारे लेके चलने। और अभी फिलहाल जो स्क्रीन पे चीजें आ रही है ना उसको हल्की सी ब्रीफिंग देके फिर ऑफ करते हैं। IS2 बेसिकली इन्वेंट्री पे बेस करता है। इन्वेंट्री क्या है, क्या बेच रहे हो, सकते। सही है। और इसके बारे में शायद फीफो एवरेज वगैरह कुछ पढ़ा होगा ना, तो अब ये वाली चीजें ना बच्चों वाली हो गई हैं, तो ये नहीं आती, इसमें आता है NRV टेस्टिंग, तो ये सब चीजें आती है, सही है। तो उसको उस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। फिर इन्वेंट्री का T अकाउंट, जिसमें आपको फिजिकल काउंट के बारे में पढ़ना हो, फिजिकल काउंट में क्या होता है, सही। तो T अकाउंट एंड NRV इसका मेन फोकस है, किट में भी इसी के सवाल है। प्लस अगर थोड़ी सी भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग याद है अगर, तो उसमें मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स मिला के एक प्रोडक्ट बनती है, फिर वो प्रोडक्ट फिनिश होती है, फिर बिकती है, तो उसके अकाउंटिंग भी टच करते हैं, फिनिश गुड्स के अकाउंटिंग। तो उसमें आपको ख्याल रखना सिखाऊंगा कि कौन सी चीज इन्वेंट्री का पार्ट बनती है, कौन सी नहीं बनती। मतलब आपको पता होगा ना, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, वो नहीं आते इसमें, सही है। तो वो उसको डिटेल में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। फिर प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, ये वो वाइड स्टैंडर्ड है जो जान नहीं छोड़ता, ये सबसे ज्यादा टाइम लेगा 2 क्लासेस 3 क्लासेस में, क्योंकि इस स्टैंडर्ड का ताल्लुक CRQ, MCQs, OTQ सबसे है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता अभी बिल्कुल भी। और ये फिर किसी के साथ मिलके बहुत आता है, 16+40, 16+23, 16+20, इसका मिलके आना बड़ा इसका फेवरेट है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्या चार करें। में से एक टॉपिक ये 100%, 16 तो जान नहीं छोड़ेगा आपकी, इसलिए मैं भी जान नहीं छोड़ूंगा, तो मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ूंगा इसको। और आप मुझसे पूछ तो इतना पूछना। फिर 16 के बाद 20 ऑप्शन स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड दुनिया में सिर्फ इसलिए आया है कि अगर आपको कोई चीज लोन लेके बनानी है, जिसको मैंने क्वालिफाइंग एसेट बोला था, तो लोन लेके बनाने की वजह से अकाउंटिंग ने कहा उसका इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होगा। वक्त लग के उसको इंटरेस्ट दे, तो जो इंटरेस्ट दे रहे हो ना बैंक को, वो इंटरेस्ट इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। लेकिन अगर तुमने लोन लेके खरीदा ना अगर, तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। फौरन आ गया ना। वो तो खरीद लिया तुमने, लोन लेके प्लांट खरीद लिया, तो IS 23 बीच में ही नहीं आया। ये उस वक्त आते जब आप बना रहे हो, तो फिर 23 बीच में आता है। अच्छा कितनी देर के लिए आता हो, जब तक बनता नहीं है, बस टाइम पार्ट। बस खत्म हुआ स्टैंडर्ड, खत्म स्टैंडर्ड का काम ही खत्म। बात समझ में आई। यस, लोन लेके काम ही नहीं किया जिंदगी में कभी एसेट बनाने का, तो कभी जिंदगी में IS 23 से पाला ही नहीं पड़ा, ये बोलो, जुमला सही है। और समझ में आया, इसको मैं ऑप्शनल स्टैंडर्ड कहता हूं। प्रॉब्लम में जाओगे तो स्टैंडर्ड आएगा, प्रॉब्लम में नहीं जाओ, शेयर होल्डर के पैसों से बनाओ ना, जाओ रिटेन अर्निंग से बनाओ, रिजर्व से बनाओ, जाओ इससे बनाओ, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी होती है वो, फिर इसी में आएगा। सही है। तो 23 में बोरिंग का स्टैंडर्ड है, वो भी इसलिए क्योंकि बोरो करके बनाने का इंटेंशन था, इसलिए बीच में आ गया, वरना बोरो करके खरीदने का स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड बीच में नहीं आता। 40 कैसे हो सकता है कि एसेट को चलाने का मूड नहीं है, मतलब इंटेंशन टू यूज नहीं है, इंटेंशन टू इन्वेस्ट है, रेंट खाऊंगा बैठ के,
मतलब इस बिल्डिंग में सर बिजनेस कर रहे हैं, सर इस बिजनेस को रेंट पे भी दे सकते हैं। तो अकाउंटिंग कहता है अगर इन्वेस्टमेंट से रेंट का मूड है तो वो IS 40 है। अकाउंटिंग में ना स्टैंडर्ड चेंज होता है इंटेंशन से। इंटेंशन बदली, स्टैंडर्ड बदल गया, स्टैंडर्ड बदला, अकाउंटिंग बदल गई, क्योंकि उसकी अलग ही अकाउंटिंग दुनिया अलग है उसकी। तो पहले तो गैस करना है पेपर में आया क्या। 16 है तो यूज कर रहा हूं, 40 है तो रेंट खा रहा हूं। इसका मतलब है होटल में क्या लगता होगा, IS 40। 40 होटल्स क्यों होते हैं 40 पे होते हैं? होटल्स होते हैं, पूरे पूरे ऑफिसेज होते हैं, पूरी बिल्डिंग बना के खुद से कुछ नहीं करना, रेंट पे खाना, रेंट देना उसको। बैंक अकाउंट हाँ यही 40 इसका मतलब लकी वन मॉल जो है ना बड़ा तेज चालाक है। लकी वन पूरा रेंट पे, किसी की आउटलेट नहीं देता ही नहीं वो। और निशानी क्या होती है रेंट की, कि जब मैं बंद करूंगा ना तो जे डॉट बंद हो जाए। वो वाली ब्रांच। यस, बात समझ में आई। लकी वन के अंदर किसी ब्रांच की खुद से नहीं चलती है। जब लकी वन ऑन होगा तो ब्रांच ऑन होगी। अब तुम लेट खोलो तुम्हारा मसला। जब उसने कहा फूड कोर्ट बंद तो बंद। सर ये तो फिर वैसे पूरे कराची में खुला हुआ है। इसके एडवांटेजेस क्या है जो बिजनेस टीम को ये चीज इतना रेंट आता है, पीछे पीछे बिल्डिंग खड़ी कर ली उसने। हाँ सोच आपकी, सर बड़ा जबरदस्त काम। सर तो फिर तो बिजनेस क्या करता है गुल अहमद का, गुल अहमद ने तो अपनी नाम से मतलब खुद ही बिल्डिंग बनाई है वो, हालांकि एक वो तारीख पे देखिए गुल अहमद लकी वन के अंदर जो है उसकी बात, नहीं हुआ। लकी वन के बाहर जो गुल अहमद है वो बाप है, उनके डैडी है, अपनी बिल्डिंग में काम कर, उनको कौन रोकेगा। क्या समझ रहे, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ रेंटेड बिजनेस तो रेंटर जब कहेगा बंद तो बंद, जब उसने कहेगा ऑन तो ऑन। सर मैं पूछ रहा था बैंकेट और जहाँ पे शादी होती है वो भी तो रेंट पे आते हैं क्योंकि उसका भी रेंट आता है। तो वो होती इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। मालिक थोड़ी है वो तो असल में 3 घंटे के इवेंट में उसकी कहाँ चलती है, तुम्हारी चलती है। इसी तरह करो, खोलो सीटें लगाओ, बादशाह है आप। शहर में सर 12 बजे लाइट है तो बंद हो जाती है। उसके बाद वही मालिक है। 4 घंटे घंटे किसमें, बैंक जो रेंटेड है ना तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, सही है। उसने उसमें खुद से कोई काम नहीं करना। लेकिन अकाउंटिंग ने क्या कहा पता है, अकाउंटिंग कहता है अगर उसका कुछ पोर्शन तुम्हारे हिस्से में आ गया तो वो 16 में जाएगा, क्योंकि तुम इसको इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे होटल्स के अंदर सारे रूम रेंट पे नहीं होते हैं, कुछ स्टाफ के भी तो होते हैं। कुछ मैनेजर्स के होंगे वो वहां रहेगा, या स्टाफ को रखेंगे वहां पे हम, वो वहां से काम करने आएगा। अकाउंटिंग में कहा बिल्डिंग के 2 हिस्से हो गए, एक मेरी एक रेंट पे। अकाउंटिंग ने कहा 2 हिस्से करो, 16 चलाओ 40 चलाओ, पूरा सिखाएगा आपको इसके अकाउंट, सही है। फिर इसके अलावा 38 इंटेंजिबल नॉन फिजिकल सब्सटेंसेस जो कभी नजर ही नहीं आते, उसमें तो लंबी लिस्ट है। सॉफ्टवेयर, ब्रांच, क्या नाम है, लाइसेंस, कॉपीराइट, पेटेंट्स, आजकल के जमाने में वेबसाइट, सर्च इंजन्स, एप्लीकेशंस, सब IS 38 है। इंटेंजिबल्स, गुडविल भी है, सही बात है। ये तो भाई खतरनाक स्टैंडर्ड है। इस सेंस में हर स्टैंडर्ड में दुनिया है पूरी, बात समझ में आ रही है। दुनिया है हाँ, हर स्टैंडर्ड में दुनिया है। हर चीज दुनिया तो आपको सीखना है कि इस स्टैंडर्ड की कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ जा रहा है, इनकम स्टेटमेंट में कहाँ जा रहा है, बैलेंस शीट में कहाँ जा रहा है, सब देखना है आपको। सर ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स ये क्या होता है, ये चलो एक बात बताओ, एक सिस्टमैटिक तरीके से एसेट खरीदने के बाद डेप्रिशिएट करते हो क्या, करना पड़ता है या जरूरी है, ये लाजमी सिवाय लैंड के। बात खत्म हो गई। लेकिन अगर कुछ अनसर्टेनिटी आ गई, मतलब डिजास्टर आ गया, शॉक हो गया, जल गया, मार्केट में कोई आप जैसा ही एसेट आ गया जिसको आपको पूछ भी नहीं रहा, आपकी रेपुटेशन मार्केट में बैठ गई, मतलब ऐसी चीज जिसके लिए आप मेंटली तैयार ना हो, उस वजह से एसेट का गिर जाना इम्पेयरमेंट। डेप्रिसिएशन से गिर जाना नॉर्मल है, वो तो होता ही है, पूरी करके खत्म। लेकिन किसी रेपुटेशनल इशू की वजह से गिर जाना, ये इम्पेयरमेंट। क्या समझते, आजकल बर्बादी हुई भी होगी KFC, समझ, एशियन साइट्स पे, इस्लामिक कंट्रीज में, जिन्होंने लाइसेंस ले लिया वो रो रहे होंगे। सर मैकडॉनल्ड्स
हाँ तो देखो, जिन्होंने लाइसेंस लिया होगा ना, वो रो रहे होंगे बेचारे, वो हैं पाकिस्तानी बेचारे, लेकिन क्योंकि उन्होंने उनका लाइसेंस लिया है जिनका बाइकआउट चल रहा है, तो उनको नुकसान होना शुरू हो गया। अभी नहीं पता, जब दुनिया में कोविड आया तो दुनिया वालों को पता कोविड में तो तबाही हो गई, सही है, ऐसे इनको भी नहीं पता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और जो कंपनी लाइसेंस बेचती है ना, वो उसको डिसोन करती है। हम क्या करें, हम क्या करें, हाँ सीरियसली कहते हैं हम खरीदने नहीं आए थे सर, आप आए थे। और आपके उस पैसों से हमने को जो कर लिया, आप मुझ पे केस भी नहीं कर सकते। मतलब तवानीस का नाम आपने सर तवानी से खरीदा, अपने इलाके में जाके ब्रांच खोल ली, बच्चे ही नहीं आ रहे, तो हम क्या करें भाई, इट्स नॉट आवर फॉल्ट। तो आपको आपको समझना भी चाहिए था कि तवानी चलता कैसे है, सीखते हमसे आप, नाम खरीदने थोड़ी होता है। सही है, तो इसकी पूरी डिटेल मतलब चीजें सारी I-38 में पढ़ेंगे, और हाँ ऑफ भी कर सकते हैं। तो इम्पेयरमेंट का मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीके से गिरना, डेप्रिसिएशन, और अनसर्टेनिटी की वजह से गिर जाना, फर्क है बहुत बड़ा। और ये सीधा सीधा लॉस होता है, एक्सपेंस, एंड यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। आम सी बात, गुडविल बनाने में 20 साल, गिरने में 1 साल, खत्म, जीरो। इसको इम्पेयरमेंट कहते हैं। मेहनत करके शेयर प्राइस बढ़ाने में 50 साल, गिरने में 2 साल, बैठ गई। आप ही चले गए। मतलब नोकिया यूं ऊपर गया और बिल्कुल ही गायब हो गया दुनिया से, तो होता है, इसमें क्या खराबी, इसको इम्पेयरमेंट कहते हैं। सर जैसे पहले यूनाइटेड की बहुत मुश्किल था, अब आगे कबाब आगे, तो मतलब कबाब के मतलब ये बोलो यूनाइटेड किंग को अब टफ टाइम देने वाले इतने आ गए हैं बिल्कुल ऐसे ही। कि यूनाइटेड किंग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, साफ सी बात। वरना यूनाइटेड किंग तो ब्रांड बन के बैठा हुआ, जबरदस्त। लेकिन अब स्वाद के नाम से उन्होंने ऐसी ब्रांचेस खोली हैं, आपकी तो हालत खराब कर दी। फिर कबाब जी ने आपकी हालत खराब कर दी, फिर ब्लू रिबन ने अब वो सब एग्रेसिव हो गए। पहले ये एग्रेसिव नहीं थे, कॉन्टिनेंटल ने अब ये रहमती सीढ़ी भी आ गया बिजनेस में। मतलब ये कहते थे हम एक्सक्लूसिव हैं, तारिक रोड नहीं खोलेंगे, अब जो शुरू हुआ है खोलना, तो कोई जगह नहीं छोड़ रहा। ये बिजनेसमैन है। क्या चीज, देखिए हमेशा देखिएगा, अब कंपटीशन बढ़ रहा है, अब ब्रांड्स को भी टक्कर देने वाले आ जाते हैं, और ब्रांड्स को जिस दिन एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ गई ना, समझ लो क्या, हमेशा देखिएगा। समझा कि फ्यूचरेबल क्या है, हम लोग तो हमेशा मार खा के सीखते हैं। जैसा आपने अभी मिसाल दी रहमत लिमिटेड एरिया में चल रहा है, इनको भी कैसे होगा, इनको थोड़ी जब मार पड़ी होगी, सेल्स कम हुई होगी, 100%, 101%। फिर आपकी तपी होगी और आप गए होंगे, ऐसे ही होता है। लेकिन हमें ये फ्यूचर प्लानिंग जैसा अंग्रेज करते हैं, ये सारी चीजें जिस तरह आप बता रहे हो, जो मैं कहने का मकसद है, जो काबिल होता है वो फ्यूचर प्लानिंग करता है। तो हम कहाँ हैं काबिल, मैं यही तो समझा रहा था, एशियंस को आपने बोला ना, ये सारी देखिए चीजें, इम्तियाज काबिल की जो जरूर है। मार्ट है ना, उसको इंटरनेशनली खुल जाना चाहिए। खोलो ना भाई, तुम अगर जायंट हो, 26 ब्रांचेस पाकिस्तान में खोल के बैठे हुए हो, बाहर निकलो। वॉलमार्ट का नाम सुना है, हाँ। शायद दुनिया में ब्रांचेस है उसकी, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? सर आपका लेवल नहीं है असली, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो उतनी एक्सपेंसिव होगी कि हाँ वो नहीं चल पाएगी, हमारी बाइंग पावर ही नहीं है, तो क्यों खुलेगी? कभी जरूरत भी नहीं। हाँ जरूरत भी नहीं है। हमारे लोकल जायंट्स खतरनाक हैं, लोकल जायंट्स आर वेरी डेंजरस। इन्होंने अच्छे अच्छे ब्रांड्स को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में बार्कलेज आया, भाग गया, सिटी बैंक आया, भाग गया। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में बैंक ने क्या कहा, फ्री चेकबुक, फ्री पे ऑर्डर, फ्री SMS। कह रहा मैं तो नहीं सकता फ्री। ये क्या कर रहे हो भाई तुम? उसने कहा भाई मेरे से नहीं चल सकता, सॉरी। तो ये मसले हैं थोड़े से। डाइट सुपरमार्केट, लेकिन वहाँ पे बोरिंग आइटम्स, लेकिन वो डाइट सुपरमार्केट में इसमें कि वहाँ पे इम्पोर्टेड चीजें आती हैं, तो मतलब देखो प्रॉब्लम ये है, बाकी कराची खासतौर पे इम्पोर्ट का आदी है, शो ऑफ कैसे होगा? पैसा ही तो ना है, क्या करें? तो इम्पोर्टेड आउटलेट्स खुलती हैं और बिकती हैं, अब तो बाय नेम बिकती है। इम्पोर्टेड आइटम्स का कॉलम ये है, ये लोकल्स हैं, मर्जी है आप, बॉन्ड थोड़ी कर रहे हैं आपको। आप देखिए ना लकी मन कैसे गुलशन की बीच में बोला सर, उसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है ना, पूरा MBA बताया था उसके अंदर किसी ने मुझे, एक सप्लाई चेन करके, इस तरह पे इम्तियाज है तो इस तरह मैं ये चीजें प्रोडक्ट बेचूंगा, कहाँ की आबादी को मैं कवर करूंगा, ये सारी चीजें बताते हैं, MBA में सिखाई जाती ये सारी चीजें। तो ऐसे कोई बड़ा ब्रांड नहीं आ जाता, पूरी स्ट्रेटेजिकल और सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद ब्रांड खुलता है। सर मैं सही बड़ा हमेशा जो है ना, पाँव सोच के रखता है एक ही दफा,
लेकिन वो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी से आता है, उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। सही है, काबिलियत भी बहुत तो मुश्किल बनवानी होता है। अपने आप को। नहीं तो वो ऐसे ही थोड़ी मतलब बैठा हुआ है मार्केट के अंदर। अच्छा, फिर हेल्ड फॉर सेल का मतलब होता है बेचने की नीयत। जब भी आपने कोई एसेट डिस्पोज करना हो ना, आपको कौन से स्टैंडर्ड से गुजारना पड़ेगा मुझे? कंपनी में बेचने की नीयत होते ही कुछ भी नॉन करंट एसेट आपको कौन से स्टैंडर्ड से गुजरना है? हेल्ड फॉर सेल। कोई डिपार्टमेंट बंद करना है तो भी कहां से गुजरना है? हेल्ड फॉर सेल। ये स्टैंडर्ड ऑप्शनल स्टैंडर्ड है। जब सालों तक कुछ बेचने की नीयत ना हो, चीजें ऑटो डिस्पोज हो रही, मतलब लाइफ पूरी हुई खत्म, तो उसका मसला नहीं है। लेकिन अगर इंटेंशन टू डिस्पोज शुरू हो गई तो ये स्टैंडर्ड बीच में आएगा। सही है। फिर करेंसी का स्टैंडर्ड से उस वक्त बीच में आता है जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में फंसते हैं। अगर आपके मुल्क की, आपकी कंट्री के अंदर आपकी कंपनी की कोई बाहर से ना रॉ मटेरियल डीलिंग्स है ना लोन्स हैं, तो आपको IS-21 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना आपको कभी करेंसी में फायदा होगा ना नुकसान होगा, क्योंकि करेंसी आप यूज ही नहीं करते। लेकिन क्या आज के जमाने में लोन्स, इंटरेस्ट और इंपोर्ट और जो है वो रॉ मटेरियल चीजें मंगानी पड़ती हैं, इवन मशीन्स मंगानी पड़ती हैं कभी कभी, तो इससे पाला तो पड़ेगा सर। तो हमें इसमें सिर्फ क्या करना होता है स्टैंडर्ड में, इस डील के बाद आपको लॉस हुआ या गेन हो, बस। और ये पाकिस्तान में चलता है क्योंकि दूसरे मुल्क तो मैनेज फ्लोटिंग और फिक्स एक्सचेंज रेट पे गेम खेलते हैं, उनको लॉस ही नहीं होता। करेंसी भी पाकिस्तान फ्री फ्लोटिंग है। फ्री फ्लोटिंग मतलब सुबह कोई रेट और शाम में कोई रेट, ऐसे रेट पे ना हमेशा नुकसान होता है। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, बस मैं निकल रहा हूँ आपका पीछे बस। सही है, इसकी और डिस्कशन करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। रेवेन्यू कंफर्म। रेवेन्यू जो है ना वो चौथे नंबर पे, मैंने 4 कहे थे ना, चौथे नंबर पे रेवेन्यू। पहले नंबर पे आपका I-16 होता है, जिसके बगैर आपका सवाल बन ही नहीं पाएगा। एक होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 7-9। कोई भी कंपनी शेयर्स और लोन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, तो इसकी अकाउंटिंग हमें सीखनी है, और इसके क्रॉस क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी करेगा वो आपसे। तो इसकी अकाउंटिंग आपको सीखनी है, प्लस एक IS-12 टैक्स के बगैर कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं चलती। तो 4 हो गए, समझ में आ गया? 16, 7-9, 15 और 12, ये 4 के बगैर कंपनी का सवाल ही नहीं बनेगा। रेवेन्यू, कुछ तो रेवेन्यू कमाते होगे, चाहे सर्विस से, काम क्या करते हैं? चाहे मैन्युफैक्चरिंग से, चाहे ट्रेडिंग से, तीनों रेवेन्यू है। प्रॉब्लम ये है कैश फ्लो ना चौथे नंबर पे कंपनी। कैसे? पहले पूरी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, फिर चेंज इक्विटी बनेगी, फिर बैलेंस शीट बनेगी, फिर इसका ऑडिट होगा, फिर इसकी गलतियां सही होंगी, फिर जब ये सही हो जाएगी तो फिर उसके बाद बनेगी कैश फ्लो। अगर आपने ड्राफ्ट अकाउंट्स के ऊपर कैश फ्लो बनाया ना, तो जब ऑडिटेड अकाउंट्स आ जाएंगे, कैश फ्लो हो सकता है फिर से रिवाइज करना पड़े, क्योंकि उसमें गलतियां होंगी, मतलब हो सकता है। और अगर वो बिल्कुल सही था तो फिर आपकी कैश फ्लो भी सही हो जाएगी, मना कौन कर रहा है? तो ऑडिट इज द सेकंड स्टेप। पहले तो हम आपको जो सिखाएंगे ना वो ड्राफ्टिंग सिखाएंगे, ऑडिट नहीं। सही है, ऑडिट आपको सिखाएंगे AA में, F8। बात समझ में आ रही है? हम आपको अकाउंटिंग सिखाएंगे, ऑडिट करना नहीं सिखाएंगे। ऑडिट आपको, जब आप ऑडिट में जैसे ही पहुंचोगे तो ये अकाउंटिंग याद आएगी, क्योंकि इसी का ऑडिट करना है, क्योंकि गलती तो नहीं छोड़ दी मैंने इसके अंदर। सही है, तो यहां तक रखते हैं इसको, और जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो मैं ये फाइल्स वगैरह भेज दूंगा आपको। और जिस हायरकी में ये लिखा हुआ है ना, तो याद कर लो, हम 2, 16, 12 और 7-9 पहले पढ़ते हैं, फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं CB, फिर 12 पढ़ते हैं, फिर अकाउंटिंग करते हैं, इस तरह करते रहेंगे। मतलब स्टैंडर्ड पढ़ते रहेंगे, फिर CB क्लास होती रहेगी आप। सीबी क्लास कब मतलब होगी? ये 4 स्टैंडर्ड हो जाए ना, उसके बाद जब नया स्टैंडर्ड होगा फिर CB क्लास रख लूंगा उठा के, कंप्यूटर बेस्ड क्लास। क्योंकि मुझे कम से कम 3-4 सवाल क्लास में करवाने हर सूरत में, फिर आपको होमवर्क दे देना, ये कर लो, ये कर लो, आज ये स्टैंडर्ड हो गया ना, ये वाला सवाल कर लो। असाइनमेंट बेस होगी, असाइनमेंट भी होगी। असाइनमेंट दूंगा, अगले दिन पूछ लूंगा कि तुमसे हुआ नहीं हुआ, तो कहीं फंसोगे तो पूछ लेना मुझसे। प्रैक्टिस वे में होगी, जमा कुछ नहीं करवाना होगा। जमा कुछ नहीं कराना होगा। सही है, असल तो प्रैक्टिस आप घर पे ही करते हो। सही। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।